बिना किसी झिझक के चेंजिनो ने सिर हिला दिया। तुम किसके साथ मुकाबला करना चाहते हो? एक असली उस्ताद तो पहली चाल से ही साफ समझ में आ जाता है। एक मुकाबले में लू जांग 9वीं रैंक के आध्यात्मिक रास्ते की खासियत को और बेहतर तरीके से दिखा सकता था। लू जांग मन ही मन ठंडी हंसी हंसा और उसने जांग फान की तरफ उंगली उठाई, जो अपनी आस्तीन में हाथ डाले शांति से खड़ा था। जांग फान, क्या तुम मुझसे फिर से मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? ओह! चेन जांग दाओ ने उसकी उंगली का पीछा किया और जांग फान को देखा। यह देखकर कि वो बोल नहीं सकता था और जवाब देने के लिए सिर्फ लिख सकता था, वो हैरान रह गया। एक गूंगा, लू जांग ने समझाया। डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन, शायद आप नहीं जानते, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के दम पर इसने मेरी महबूबा को मुझसे छीन लिया। उसे वापस पाने के लिए मैंने इसके साथ मुकाबला किया था कि कौन तेजी से लेवल पार कर सकता है, लेकिन इसने जीतने के लिए घटिया हथकंडे अपनाए। मैं इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए मैं चाहता था कि डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन इस बात के गवाह बने कि मैं कैसे अपनी महबूबा को सम्मान के साथ और खुले तौर पर वापस लेता हूं। यह डिप्टी पवेलियन मास्टर से इंसाफ की गुहार लगाने जैसा था। हालांकि डिप्टी पवेलियन मास्टर ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। एक गूंगा, जो 9वीं रैंक का आध्यात्मिक रास्ता रखने वाले लू जांग को परेशान करने की औकात रखता है। वांग यिंगफांग ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन को रिपोर्ट कर रही हूं। मामला बिल्कुल यही है। ये जांग फान, उस एहसान के दम पर जो इसने कभी हम पर किया था, उसने मेरी बड़ी बेटी को खुद से शादी करने के लिए मजबूर किया। आभार के चलते हमने अपना गुस्सा थूक दिया और मेरी बेटी ने अपमान सहते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। जब मेरे भतीजे का टेस्ट हुआ कि उसके पास 9वीं रैंक की आध्यात्मिक जड़ है और वो अपनी महबूबा को वापस जीतना चाहता था, तो जांग फान ने जीतने के लिए धोखा दिया। बोलते बोलते उसने सू परिवार के लोगों पर नजर डाली, उन्हें लू जांग के सपोर्ट में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। शायद जमीर की वजह से या डिप्टी पवेलियन मास्टर के खौफ से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि चिन चांगे ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और फौरन कहा, डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन, मैं चिन परिवार की साख के साथ गारंटी देता हूं कि यह सच है। 2 लोगों की गवाही के साथ डिप्टी पवेलियन मास्टर के तेवर थोड़े ठंडे पड़ गए। उसने जांग फान की तरफ थोड़ी कड़ाई से देखा और कहा, शादी के लिए मजबूर करने के लिए एहसान का बहाना बनाना किसी डकैती से कम नहीं है। क्या तुम लू जांग के साथ उस प्यार के लिए मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो जिसे तुम चाहते हो? सू योरान दंग रह गई। यह साफ तौर पर सू परिवार था जो एहसान फरामोश निकला और शादी का सौदा बदल दिया। यह बात कैसे घूम गई कि जांग फान अपने एहसान का फायदा उठा रहा है? उसने सफाई देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जांग फान ने उसे आगे बोलने से रोक दिया और लिखा, और बातों की जरूरत नहीं है। जो चीज मुक्कों से सुलझ सकती है उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने लू जांग की तरफ देखा और लिखा, तुम कैसे मुकाबला करना चाहते हो? लू जांग ने घमंड में जवाब दिया, जाहिर है यह ताकत का मुकाबला है। क्या तुम्हारे अंदर लड़ने का दम है? बिना किसी झिझक के जांग फान ने अपनी कलम से तेजी से लिखा, ठीक है। यह देखकर लू जांग मन ही मन मुस्कुराया। बेवकूफ और अपनी औकात से ज्यादा समझने वाला गधा। वो ची कल्टीवेशन की 5वीं लेयर पर था और पिछले कुछ दिनों में उसने चुपके से सू परिवार की सू तकनीक की प्रैक्टिस की थी। और जांग फान, वो तो बस किस्मत के भरोसे इत्तेफाक से ची कल्टीवेशन की 3री लेयर तक पहुंच पाया था। वो उसके खिलाफ जीतने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता था? फिर चलिए शुरू करते हैं। लू जांग ने अपनी तलवार निकाली और दूर से जांग फान की तरफ तान दी। आज वो जांग फान के चेहरे को कुचल देगा, जांग फान की औरत को छीन लेगा और दुनिया को 9वीं रैंक के आध्यात्मिक रास्ते की ताकत दिखाएगा। और जांग फान उसके आसमान तक पहुंचने की सीढ़ी बनेगा। जांग फान बिना डरे शांति से हॉल के बीच में आ गया। उसने लापरवाही से हाथ से इशारा किया। इस घमंडी इशारे ने चिन चांग का मजाक उड़ाने का मौका दे दिया।
कोई नौवीं रैंक के आध्यात्मिक रास्ते को उकसाने के लिए कितना अज्ञानी हो सकता है। वो कहता रहा कि मुझे पछतावा होगा। बाद में जब वो मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा होगा तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या उसे पछतावा है। चेनजांग दाओ ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया और नवी रैंक की आध्यात्मिक जड़ के सामने इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करने पर धीरे से आह भरी। ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है। इस अपमानजनक बर्ताव ने लू शिन्यांग के गुस्से को और भड़का दिया। तुम ये खुद पर लेकर आए हो? लू जांग ठंडी सांस लेते हुए गरजा। एक जबरदस्त चाल चलते हुए, हुआ माउंटेन को चीरते हुए, अपनी ची कल्टीवेशन की 5वीं लेयर की तगड़ी आध्यात्मिक ताकत को समेटकर बेरमी से वार किया। जांग फान मुस्कुराया। इतने समय के बाद भी लू जांग ने कोई तरक्की नहीं की थी। जैसे ही तलवार की परछाई नीचे आई, जांग फान ने ची कल्टीवेशन की 6ठी लेयर की आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ दी। उसकी उंगली ने, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरी थी, तलवार के ब्लेड को हल्के से झटका दिया। वो जबरदस्त ताकत, जिसे झेलना लू जांग के बस की बात नहीं थी, ने तुरंत तलवार को उसके हाथ से उड़ा दिया। लू जांग एक पल के लिए सुन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। जैसे ही जांग फान ने अपनी उंगली को हथेली में बदला और उसके चेहरे की तरफ वार किया, लू जांग ने आनन फानन में अपनी आध्यात्मिक ताकत का इस्तेमाल किया और प्रहार का सामना करने के लिए मुक्का मारते हुए दहाड़ा। उसने जांग फान को दूर फेंकने की कोशिश की ताकि कुछ इज्जत बच सके। हालांकि इस टक्कर का नतीजा ये हुआ कि लू जांग का 100 पाउंड का शरीर एक ही हथेली के वार से उड़ गया और रुकने से पहले एक चाय की मेज से जा टकराया। पूरा नजारा शांत हो गया। ये एक सन्नाटे जैसी चुप्पी थी। सिर्फ जांग फान के अपनी आस्तीन झाड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ ही उसके लिखे शब्द थे। एक नौवीं रैंक का आध्यात्मिक रास्ता कोई खास चीज नहीं है। जड़ फेल हो गई और इतनी बुरी तरह फेल हुई। बिल्कुल उल्टे नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। सु यिनिंग की खूबसूरत आंखें टिमटिमाई। पहले ही कुछ नोटिस करने के बाद उसने सोच विचार करते हुए लू जियांग को देखा, जिसके मुंह से खून बह रहा था। वांग यिंगफांग ने हालांकि दर्द भरे चेहरे के साथ उसे उठाया और कहा, जांगर, क्या तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए थे? चिन चांग ने भी हड़बड़ी में एक हीलिंग पिल निकाली। वो खुद खाने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसे लू शियांग के मुंह में ठूंसते हुए कहा, यंग मास्टर लू, आप दोनों के बीच 10 साल की दोस्ती की वजह से लापरवाह मत होइए। डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन देख रहे हैं। हर कोई बीच में बोल पड़ा। लू जेनांग की हार को एक अनजाना हादसा मान रहा था। चेनजांग दाओ ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। साफ तौर पर उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ थी। जाहिर है, लिu किनशा ने कहा था कि उसने अपनी आंखों से नौवीं रैंक का स्पिरिट रूट देखा था, जो ची कल्टीवेशन की 4थी लेयर की परफेक्शन से 7वीं लेयर तक पहुंच गया था। वो 6ठी लेयर के एक मार्शल आर्टिस्ट से इतनी आसानी से क्यों हार गया? वो लू जांग की दोबारा जांच करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम सच में नौवीं रैंक के स्पिरिट रूट हो? अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो क्या तुम अपना जुर्म जानते हो? ये सुनकर सु परिवार के लोग चौंक गए। इस हार ने असल में लू जांग की पहचान की सच्चाई को हिलाकर रख दिया था। वांग यिंगफांग ने तुरंत अपने भतीजे का बचाव करते हुए कहा, डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन, कृपया मेरे भतीजे को एक और मौका दें। लू जेन की पुतलिया भी सिकुड़ गई और वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन, मैं आसमान की कसम खाता हूं, मैंने हुजूर को कभी धोखा नहीं दिया। उस दिन मुझे सच में नौवीं रैंक के स्पिरिट रूट का पता चला था। मैं अभी थोड़ा लापरवाह हो गया था। मैं दोबारा लड़ने और अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हूं। उसे इतनी मजबूती से बोलते हुए देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। चेनजांग दाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। लू जांग को एक और मौका देने का फैसला किया। ठीक है। चेनजांग दाओ ने फिर जांग फान की तरफ देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? जांग फान ने बिना किसी झिझक के लिखा, वो मुझे नहीं हरा सकता। उसने अपने दायरे को दबा रखा था।
अपनी आधी से भी कम ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी लू जांग जीत नहीं सका। नतीजे के आधार पर लू जांग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अंदाजा लगाया था। वो नोवी रैंक के स्पिरिट रूट जैसा कुछ भी नहीं था। इन 5 शब्दों को देखकर लू जांग आग बबूला हो गया, एक गुस्से से भरे शेर की तरह दहाड़ रहा था। जांग, चुपके से हमला करना कौन सा हुनर है? मेरे सामने घुटने टेको। वो फिर से दहाड़ा और एक खूंखार बाघ की तरह झपटा। वो जांग फान से बहुत ज्यादा जीतना चाहता था और खुद को साबित करना चाहता था, जिसने उसके वारों को कमियों से भर दिया। जांग फान ने मौके का फायदा उठाया, चालाकी से तलवार के वार से बचा और उसकी छाती पर सीधा लात मारी। पुआ लू जांग फिर से पीछे गिर गया, लेकिन इस बार उसने खून उल्टी किया, साफ तौर पर अंदरूनी चोटों से जूझ रहा था। उसकी दूसरी हार ने पूरे सु परिवार को अवाक कर दिया। एक हार को लापरवाही माना जा सकता था, क्या दूसरी भी वैसी ही हो सकती थी? सु यिनिंग जैसे और भी कबीले के लोग धीरे धीरे इस दिखावे के पार देखने लगे। वांग यिंगफांग को छोड़कर, जो अभी भी होश में आने को तैयार नहीं थी और इस भतीजे को अपना सबसे बड़ा इक्का मान रही थी। बाकी सु परिवार उसकी 9वीं रैंक की स्पिरिट रूट वाली पहचान पर शक करने लगा था। इस बार बिना जंग फान के कुछ बोले ही चेनजैंग दाओ ने हल्के से कुंका की। क्या 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट ऐसा फालतू होता है? उसने कैजुअली डिटेक्शन टॉवर वाले कांस्य पैमाने का एक छोटा वर्जन निकाला और उसे लू जांग के सामने फेंक दिया। चेनजेन दाओ ने ऑर्डर दिया, चल रीटेस्ट कर। लू जांग ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैं बस 2 बार क्या हारा, तुमने तो मेरे स्पिरिट रूट को ही खारिज कर दिया। ठीक है, मैं तुम सबको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तुम सबको दिखाता हूं कि 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट आखिर होता क्या है। आसपास की शक से भरी निगाहें उसके ईगो पर तीर की तरह चुभ रही थी। उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हो रही थी। उसने गुस्से में उस छोटे कांस्य पैमाने को झपट्टा मारकर उठाया और सबको घूरने लगा। सु झेनियन, मैं तो असल में सु फैमिली को अपने साथ टॉप पर ले जाना चाहता था, लेकिन अफसोस कि तुम सबने मुझ पर शक किया, तो फिर अब बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी सु फैमिली मेरे साथ ऊंचाइयों पर जाने के लायक ही नहीं है। यह सुनते ही सु फैमिली के लोगों में खलबली मच गई। चिन चांगिंग ने तुरंत लपक कर कहा, यंग मास्टर लू, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे आप पर यकीन है। अगर लू जांग 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट नहीं निकलता तो ये सिर्फ लू जांग की बर्बादी नहीं होती, बल्कि चिन फैमिली का तो पूरा आसमान ही ढह जाता। लू जांग ने हल्के से सिर हिलाया और उसके कंधे को थपथपाया। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। फिर उसने जंग फान की तरफ पागलपन से भरी आंखों से देखा। जंग फान, तुझे क्या लगता है कि तूने तुक्के से ची कल्टिवेशन की 6th लेयर पार कर ली तो तू 9th ग्रेड के स्पिरिट रूट को हल्के में ले लेगा? अपनी कुत्ते जैसी आंखें फाड़कर देख कि मेरा 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट कितना धांसू और चमकदार है। उसने अपनी 5 उंगलियों से कांस्य पैमाने को कसकर पकड़ लिया। तुरंत ही पैमाने के नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी का एक बहाव तेजी से बढ़ने लगा। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड। लेकिन जैसे ही ये 3rd ग्रेड पर पहुंचा, एनर्जी की स्पीड एकदम सुस्त हो गई। वो किसी घोंघे की तरह रेंगने लगी। 3rd ग्रेड लो, 3rd ग्रेड मिड, और आखिरकार वो ख्याल से बाहर होकर 3rd ग्रेड अपर से बस एक बाल के फासले पर जाकर रुक गई। वहां पर एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। लू जांग, जो खुद को 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट बता रहा था, उसका रीटेस्ट रिजल्ट सिर्फ 3rd ग्रेड मिड निकला। खुद लू जांग के भी तोते उड़ गए। वो बड़बड़ाने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद डिटेक्शन टॉवर में 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट देखा था। पक्का कोई गड़बड़ हुई है। मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा। उसने दोबारा कांस्य पैमाने को कसकर पकड़ा, लेकिन रिजल्ट वही रहा, वही 3rd ग्रेड मिड। लू जांग बुरी तरह पैनिक कर गया।
उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह नामुमकिन है। इस कांस्य पैमाने में ही कोई खोट है। हां, पक्का यही बात है। उसे इस तरह पागलों की तरह बर्ताव करते और डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन के जादुई गैजेट पर शक करते देख सु यिनिंग से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठ खड़ी हुई और उसने कांस्य पैमाने को झपट लिया। एनर्जी का बहाव नीचे से फिर से चालू हुआ, थर्ड ग्रेड मिड के मार्ग को चीरते हुए आगे बढ़ा और एक चमकदार नीले एरिया पर जाकर रुका। सिक्स्थ ग्रेड स्पिरिट रूट। सु यिनिंग ने लू जांग की तरफ देखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है कांस्य पैमाने में कोई खराबी नहीं है। खराबी तो तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट में है। वहां मौजूद पूरी भीड़ भड़क उठी। चेन जैंगदाओं की मौजूदगी के बावजूद लोगों की फुसफुसाहट और गर्मागर्म बहस को दबाया नहीं जा सका। ये क्या बकवास है? ये साला कभी 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट था ही नहीं। मैंने फालतू में इतने दिनों तक इसके तलवे चाटे। तेरी किस्मत अच्छी है, कुछ लोगों ने तो इसके चक्कर में खुद को मुफ्त में सौंप दिया था। जिस्म का नुकसान तो छोटी बात है, जरा चिन फैमिली के हेड के बारे में सोचो। उसने अभी अभी 30,000 की वैल्यू वाला लोग्रेड ची कल्टिवेशन लिक्विड इसे गिफ्ट किया था और यह सब डकार गया। वांग यिंगफांग, जो अपने भतीजे को बचाने के लिए छटपटा रही थी, तुरंत चिल्लाई, बस करो। मेरा जांगिर कभी भी थर्ड ग्रेड मिड का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। इसी मोड़ पर सु यिनिंग ने उसे शांति से बीच में ही टोक दिया, मां, क्या आप अभी भी खुद को धोखे में रख रही हैं? हमें यह तभी समझ जाना चाहिए था जब वो पहली बार जंग फान से हारा था। 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट होने और चिन चांगिंग से मिले ची कल्टिवेशन लिक्विड के सपोर्ट के बाद भी वो 3 दिनों में जंग फान से आगे नहीं निकल पाया। उसी पल मुझे उसके स्पिरिट रूट पर शक हो गया था। आज का रिजल्ट तो होना ही था। उसके कदम तेज हो गए। उसके लंबे समय से दबे हुए दिल को आखिरकार सुकून मिला था। ऐसा लगा कि वो अभी भी लोनली बोट सिटी की नंबर 1 जीनियस बनी हुई है। 6th ग्रेड का स्पिरिट रूट अभी भी सबसे तगड़ा था। वांग यिंगफांग ने अपने होंठ चबाए। वो सच को किसी भी और से बेहतर जानती थी, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। लू जांग का 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट कभी उसकी सबसे बड़ी शान हुआ करता था। पस्त हो चुके लू जांग को देखकर वो सिर्फ उसे दिलासा ही दे सकती थी। जांगर, लगता है डिटेक्शन टावर के कांस्य पैमाने में ही कोई खराबी आ गई थी। इस दुनिया में कोई 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट होता ही नहीं है। थर्ड ग्रेड मिड होना भी लोनली बोट सिटी में टॉप लेवल की बात है। ये बातें सुनकर गहरे सदमे में डूबे लू जांग को थोड़ा बेहतर फील हुआ। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हां, सबसे बेस्ट तो सु यिनिंग ही है अपने 6th ग्रेड स्पिरिट रूट के साथ। मैं उससे बस 3 ग्रेड ही तो नीचे हूं। इतना भी बुरा नहीं है। तभी चेन जैंगदाओ ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कांस्य पैमाने को समेटा और एक ऐसी बात कही जिसने लू जांग की बची कुची दुनिया को भी तबाह कर दिया। किसने कहा कि लोनली बोट सिटी में कोई 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट नहीं है? बस वो तुम नहीं हो। लू जांग की आंखें फटी की फटी रह गई और जो दिल अभी थोड़ा संभला ही था, उस पर फिर से एक बेरहम लात पड़ी। सच में कोई 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट है? बस वो मैं नहीं हूं। एक नकली 9th ग्रेड स्पिरिट रूट होने के नाते वो इस भयानक अंतर को कैसे बर्दाश्त करता? उसके शरीर का खून खौल उठा और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने वही मौके पर मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी। वो जमीन पर गिर पड़ा और लगातार तड़पने लगा। सु यिनिंग भी उतनी ही बुरी तरह टूट गई थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, क्या सच में लोनली बोट सिटी में कोई 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डिटेक्शन टावर ही खराब हो? डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन ने कहा, भले ही मुझे नहीं पता कि डिटेक्शन टावर के कांस्य पैमाने ने एक थर्ड ग्रेड के मामूली टैलेंट को 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट दिखाने की गलती क्यों की, लेकिन लोनली बोट सिटी में वाकई किसी के पास असली 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट है। ग्रीन क्लाउड सेक्ट के मास्टर की बेटी ने, जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा था, खुद ये माना कि वो उस बंदे के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि
डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन ने अपने माथे पर बल लाते हुए कहा। भले ही लियू किंगसन ने कहा कि उसने उस दूसरे पर्सन के पास ग्रीन क्लाउड आदेश छोड़ दिया है, लेकिन अगर वो बंदा खुद सामने नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत हुआ। मुझे लियू किंगसन को वापस बुलाना ही होगा, क्योंकि सिर्फ उसने ही उस 9th ग्रेड वाले स्पिरिट रूट को देखा है। सिर्फ वही उसे ढूंढने में मदद कर सकती है। सु यिनिंग का जो मूड अभी थोड़ा हल्का हुआ था, वो फिर से भारी हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मैं भी जानना चाहती हूं कि ये असली 9th ग्रेड वाले स्पिरिट रूट आखिर है कौन। ये सुनकर चेंजेन दाओ ने उसकी तरफ देखा और एक लंबी आह भरते हुए संजीदगी से कहा, शांत रहो। वो 9th ग्रेड वाला स्पिरिट रूट बहुत ही स्पेशल है। तुम्हारे 6th ग्रेड स्पिरिट रूट की तो बात ही छोड़ो, मेरा 8th ग्रेड का स्पिरिट रूट भी उसके सामने पानी भरता है। अगर तुम उससे जान पहचान बना पाओ तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। साफ मतलब था कि सु यिनिंग सिर्फ उसकी तरफ हसरत से देख सकती थी। उसकी बराबरी करने की उसकी औकात ही नहीं थी। सु यिनिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए जब एक 8th ग्रेड का स्पिरिट रूट ही उसके सामने कोसों दूर था, तो उसका 6th ग्रेड का स्पिरिट रूट तो कहीं टिकता ही नहीं था, है ना? ये सोचकर उसने खुद को थोड़ा तसल्ली दी। जब खुद एक डिप्टी पवेलियन मास्टर ने हार मान ली, तो मेरे इस चिंदी 6th ग्रेड स्पिरिट रूट की क्या बिसात। वो खुद ही इमेजिन करने लगी कि उस 9th ग्रेड स्पिरिट रूट वाले जीनियस का क्या स्वैग होगा। वो बुदबुदाई, वो पक्का मर्दों में शेर होगा, दुनिया में अजेय होगा। तभी अचानक उसकी नजर जंग फान पर पड़ी, जो अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे कुछ सोच रहा था, जो उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ गया। आज उसने सारा का सारा लाइमलाइट लूट लिया था। ची कल्टिवेशन रेल्म के 6th लेयर ने लोगों को उसे एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वह जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा था, क्या इससे यह साबित नहीं हो रहा था कि उसने पास्ट में उसे पहचानने में कितनी बड़ी भूल की थी? सु यिनिंग ने बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ टोंट मारा, जंगफान, एक नकली 9th ग्रेड स्पिरिट रूट से जीतकर तुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्या? लू जांग ने इतने सालों से कल्टिवेशन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसका दिमाग कहीं और था। उसका बेस कमजोर है और उसकी तलवारबाजी भी कोई खास लेवल पर नहीं पहुंची थी। उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। जंग फान अपनी सोच से बाहर आया। वो असल में सोच रहा था कि चेन जैंग दाओ, जिस 9th ग्रेड के स्पिरिट रूट की बात कर रहे हैं, वो आखिर कौन हो सकता है। यहां तक कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट मास्टर की बेटी ने भी खुद को उसके सामने छोटा माना था। इसका मतलब वो बंदा हद से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। वो सोच रहा था कि उसका खुद का ट्रांसपेरेंट स्पिरिट रूट उस 9th ग्रेड वाले से कैसा कंपेयर करेगा। उसकी बात सुनकर उसने बस एक नजर सु यिनिंग पर डाली और उसे इग्नोर कर दिया। वो सु योरान की तरफ मुड़ा, मुस्कुराया और लिखा, सरप्राइज्ड। सु योरान ने जंग फान की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, फान, तुम सच में कमाल हो। जंग फान का सु यिनिंग को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो कोई भूत हो, और सिर्फ सु योरान के ओपिनियन की परवाह करना सु यिनिंग को अंदर ही अंदर बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। उसे लगा कि उसकी बहन सु योरान ने उसे पीछे छोड़ दिया है। इस बात ने सु यिनिंग को काफी खटकने वाली फीलिंग दी। इसी टाइम पर चेंजेन दाओ भी जाने के लिए खड़ा हो गया। सु फैमिली के बाय बाय बोलने का वेट किए बिना ही वो अपने उड़ने वाले बाज पर सवार हुआ और आसमान में गायब हो गया। सु झेन येन ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी और कुर्सी पर ढह गया। शुक्र है डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन दयालु थे और उन्होंने इस नकली 9th ग्रेड स्पिरिट रूट के कांड के लिए हमसे हिसाब नहीं मांगा, वरना हमारी सु फैमिली तो भारी मुसीबत में पड़ जाती। वो पहले बुरी तरह डरा हुआ था। लू जांग, जो कुछ देर से तड़प रहा था और अब थोड़ा ठीक होने लगा था, उसने भी मौत के मुंह से बच निकलने के बाद राहत की सांस ली। भले ही वो अब 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट नहीं था, पर अच्छी बात यह थी कि डिप्टी पवेलियन मास्टर चेन ने उसे कोई सजा नहीं दी।
लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। हवा में एक गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी। लू जांग। हर कोई कांप उठा और आवाज की तरफ देखने लगा। वहां चिन चांगिंग का चेहरा गुस्से से इतना विकृत हो चुका था जैसे वो किसी को जिंदा चबा जाएगा। उसके बाल खड़े थे, मुट्ठियां भिंची हुई थी और वह दहाड़ रहा था, तू साले नाकारा कचरा। इस बार सबसे बड़ा चूना लू जांग को नहीं लगा था। वो तो बस अपनी औकात पर वापस आ गया था। लेकिन चिन चांगिंग की कहानी अलग थी। उसने शुरुआत में लू जांग पर बहुत बड़ा दाव खेला था। अब जब लू जांग की असली औकात सामने आ गई थी तो उसे जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी वो तो अलग ही थी। उसने 10 बोतलें लोग्रेड ची कल्टिवेशन लिक्विड की भी फूंकी थी। और तो और जब वो बधाई देने आया था तो वो पूरे 300,000 चांदी के सिक्कों की वैल्यू का एक तगड़ा गिफ्ट लेकर आया था। सबसे बड़ा लोचा ये था कि लू जांग ने बड़े नवाब बनते हुए वो सारा कल्टिवेशन लिक्विड दूसरों में बांट दिया था और लोग उसे गटक चुके थे। उसे वापस पाने का कोई तरीका ही नहीं था। लू जांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, चिन फैमिली हेड, शांत हो जाइए। मैं इसे चुकाने का कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने फांग की बात मान ली होती और वो गिफ्ट पहले एक्सेप्ट नहीं किए होते। चुकाएगा तो अपनी चमड़ी बेचकर चुकाएगा। चिन चांगिंग की आंखें खून की तरह लाल थी। उसका दिल कर रहा था कि वो वही लू जांग का गला घोंट दे। उसने पहले सोचा था कि चिन फैमिली ने लू जांग और उसके पीछे के बड़े मास्टर का हाथ पकड़ लिया है। इसी चक्कर में उसने 300,000 की वैल्यू का भारी भरकम गिफ्ट चढ़ा दिया था। एंड में सब मिट्टी में मिल गया। चिन चांगिंग के इस खतरनाक रूप को देखकर लू जांग को आखिरकार समझ आ गया कि चिन फैमिली सच में लोनली बोट सिटी की टॉप 4 फैमिलीज में से एक है। नॉर्मल दिनों में उसके जैसे एरेगेरे को उनसे बात करने का मौका तक नहीं मिलता। 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट था तब तक तो ठीक था, पर उसके बिना उसकी उनकी नजरों में कौड़ी की भी औकात नहीं थी। खौफ के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया और वांग यिंगफांग के पीछे जाकर छिप गया। चिन चांगिंग गुस्से में पागल होकर चिल्लाया, 3 दिन के अंदर पैसे इकट्ठे कर और मुझे वापस लौटा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था और उसके अंदर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट लेयर की तगड़ी कल्टिवेशन एनर्जी की लहरें निकल रही थी, जिसने वहां मौजूद सू फैमिली के तमाशबीनों की पैंट गीली कर दी। सू फैमिली तो बस एक मिडिल लेवल की फैमिली थी। वे चिन फैमिली के इस कहर को कैसे झेलते? लू जांग के बस की तो उनसे भिड़ना बिल्कुल नहीं था। बिना किसी प्रोटेक्शन के चिन चांगिंग उसे पक्का जान से मार डालता। उसके जाते ही सू झेन येन ने गुस्से में लू जांग को घूरते हुए कहा, तू मनहूस साले, दफा हो जा यहां से। सू फैमिली को ऐसे नमकारामों की कोई जरूरत नहीं है। वो गुस्से से आग बोला था। लू जांग उन्हें आसमान पर ले जाने के बजाय पूरी सिटी के सामने थू थू करवा कर उनका मजाक बनवा चुका था। अब वे सब 3 लाख चांदी के सिक्कों के एक बहुत बड़े कर्ज के नीचे दब चुके थे। वांग यिंगफांग, जो हमेशा की तरह अपने भतीजे को बचाने पर तुली हुई थी, नखरे दिखाने लगी और हंगामा शुरू कर दिया। सू, अगर तुम जांगेर को घर से बाहर निकालोगे तो तुम्हें मेरे को भी बाहर निकालना पड़ेगा। वो जमीन पर लेट गई, अपने पैर पटकने लगी और रोने धोने का नाटक करने लगी। सू झेन येन उसकी ये जिद और नौटंकी देखकर एकदम बेबस हो गया और बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि सू फैमिली इस पूरे कर्ज का बोझ अपने सिर पर ले ले? वो पूरे 3 लाख चांदी के सिक्के हैं। क्या तुम चाहती हो कि हमारा पूरा खानदान भूखा मर जाए? वांग यिंगफांग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने भतीजे को बचाना चाहती थी, इसलिए बोली, इसमें जांगेर की कोई गलती नहीं है। ये सब के सब उस जंग फान की वजह से हुआ है। हां, अगर वो जंग फान हमारे लू जांग के बगल में रहकर पनौती नहीं फैला रहा होता तो क्या जांगेर को गलती से ऐसा लगता कि उसके पास 9th ग्रेड का स्पिरिट रूट है?
ऐसी फिजूल और बिना सिर पैर की बातें सुनकर सू झेन येन को भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। भले ही वो जंग फान को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे लगा कि इस मामले में जंग फान एकदम बेकसूर है। वो खुद को रोक नहीं पाया और इंसाफ की बात बोलते हुए बोला, तुम बातों को कितना भी घुमा लो, पर यह सारा रायता लू जांग ने खुद फैलाया है। ये कर्ज लू जांग को ही चुकाना पड़ेगा। जब वांग यिंगफांग ने देखा कि उसका रोना धोना किसी काम नहीं आ रहा, तो उसने अपना सारा गुस्सा जंग फान पर निकाल दिया। तुम लू जांग को जीतने क्यों नहीं दे सकते थे? अगर तुमने उसे जीतने दिया होता तो आज ये मुसीबत ही नहीं खड़ी होती। ये सुनकर सू योरान को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, आंटी वांग, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो लू जांग ही था जो हमेशा फान को परेशान करता और डराता धमकाता रहता था, और अब आप फान को ही दोष दे रही है। एक छोटी बच्ची को अपने से बहस करता देख वांग यिंगफांग और ज्यादा भड़क गई और चिल्लाने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम तमीज भूल जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बन जाएगी और तुम दोनों मिलकर मुझे दबा लोगे, है ना? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी शादी अभी पक्की नहीं हुई है। जंग फान, 3 दिन के अंदर मेरे हाथ में शादी का शगुन ला कर दे। अगर मैं उस शगुन से खुश नहीं हुई तो ये शादी कभी नहीं होगी। ये सुनते ही सू योरान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आंटी वांग इतने बुरे तरीके से जंग फान को फंसा रही थी कि जो थोड़े बहुत पैसे उसने पहले जंग फान को दिए थे, वे इस काम के लिए कभी पूरे नहीं पड़ते। उसने अपने लाल होंठ चबाए और बात को संभालने के लिए कुछ माफी वाले शब्द बोलने ही वाली थी, लेकिन जंग फान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, अगर मेरा शगुन तुम्हें खुश कर दे तो क्या तुम अपना ये गंदा मुंह हमेशा के लिए बंद कर लोगी? वो बहुत लंबे समय से वांग यिंगफांग की बकवास झेल रहा था। लू जांग की गलतियों को बार बार माफ करना एक अलग बात थी, लेकिन सू योरान को बार बार परेशान करना और नीचा दिखाना उसे बर्दाश्त नहीं था। इस बार वो ये पक्का कर देना चाहता था कि उसे उनकी शादी के बीच में टांग अड़ाने का दोबारा कोई मौका न मिले। वांग यिंगफांग की आंखों में गुस्सा उबल रहा था और वो चिल्लाई, ठीक है, तेरे अंदर बहुत दम है। जब तक तू मुझे एक ऐसा शगुन लाकर देगा जो मुझे पसंद आए, मैं तुम दोनों के मामले में अपनी नाक नहीं अड़ाऊंगी। लेकिन याद रखना, वो गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो मुझे पूरी तरह खुश कर दे। समझ आया? जंग फान ने बिना किसी टेंशन के एक लाइन लिखी, तो फिर बस अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार रहो। वांग यिंगफांग ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ अपने कमरे में चली गई। सू झेन येन ने जंग फान की तरफ देखा और अब वो उसे एक अलग नजर से देखने लगा था। तुम्हारे अंदर वाकई दम है लड़के। उसे एक पिता के तौर पर जंग फान को सू योरान के लिए इस तरह डटकर खड़े होते देख थोड़ा सुकून मिला। हालांकि जंग फान का 3 दिन के अंदर वांग यिंगफांग को खुश करने लायक शगुन इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वो सोचने लगा कि क्या उसे जंग फान और सू योरान की थोड़ी मदद करनी चाहिए। भीड़ छंट गई। सू योरान एकदम उदास और परेशान चेहरे के साथ जंग फान के घर वापस आई। फान, तुम्हें अभी यहां नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि आंटी वांग को ऐसा शगुन क्यों चाहिए और उन्होंने ठीक 3 दिन का ही टाइम क्यों दिया है? जब आसपास कोई नहीं था तो जंग फान मुस्कुराया। तुम जानती हो तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? वो बस अपने लाडले भतीजे के फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए बहुत सारे पैसों का जुगाड़ करना चाहती है। जब तक हमारा शगुन 3 लाख चांदी के सिक्कों से ज्यादा का होगा, भले ही वो हमारा साथ होना पसंद ना करे, फिर भी वो लू जांग की खातिर अपनी नाक सिकोड़कर इसे एक्सेप्ट कर लेगी। सू योरान ने गुस्से में जंग फान के सीने पर एक हल्का सा घूंसा मारा। तुम सब जानते हो और फिर भी तुमने हां कह दिया। वो पूरे 3 लाख चांदी के सिक्के हैं। तुम इतने पैसे लाओगे कहां से? क्या कोई बैंक लूटोगे? जंग फान ने अपने कंधे उचकाए और धीरे से बुदबुदाया,
हो सकता है कि बैंक के पास भी मुझसे ज्यादा पैसे न हो, उसने वादा किया था सु योरान से बहुत ही शानदार तरीके से शादी करने का। इसलिए भले ही वांग यिंगफांग ने इतने महंगे शगुन की डिमांड न की होती, जंगफान ने पहले से ही एक बहुत ही आलीशान शगुन देने का प्लान बना रखा था। रात हो गई। सु योरान के जाने के बाद जंगफान ने ची कल्टीवेशन लिक्विड बनाना शुरू किया। दिन के एक्सपीरियंस की वजह से अब उसके हाथ इस काम में काफी साफ हो चुके थे। सुबह होने तक उसने अपने सामने 40 बोतलें बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ची कल्टीवेशन लिक्विड और 20 बोतलें सबसे टॉप ग्रेड का ची कल्टीवेशन लिक्विड तैयार करके रख लिया था। इस टॉप ग्रेड वाले लिक्विड को बनाने की उसकी स्पीड कल के मुकाबले काफी बेहतर हो गई थी। ठीक है, इस टॉप ग्रेड वाले कल्टीवेशन लिक्विड को चेन फैमिली को बेच देते हैं, जिससे 4 लाख चांदी के सिक्के और आ जाएंगे और पिछले 5 लाख को मिलाकर पूरे 9 लाख चांदी के सिक्कों का एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाएगा। वो चेन फैमिली के लिए निकलने ही वाला था कि सु योरान चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए वहां आ गई। फान, चेन सिलिन ने मुझे अपने महल में बुलाया है और वो चाहती है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर आऊं। कौन? चेन सिलिन? वही चैन फैमिली वाली? उसकी हैरानी देखकर सु योरान ने समझाया, वो मेरी बहुत पक्की सहेली है। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। इस शगुन के चक्कर में मैं उससे मदद मांगना चाहती हूं। अगर बात उसकी शादी और जिंदगी पर न आई होती तो वो वाकई किसी से मदद नहीं मांगती, पर अब वो सिर्फ चेन सिलिन से ही मदद की उम्मीद कर सकती थी। जब तुम उससे मिलो तो तुम्हें उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा। समझ गए? शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है, अच्छा इंप्रेशन जमाना। क्या इसका मतलब और ज्यादा टॉप ग्रेड वाला ची कल्टीवेशन लिक्विड बनाना है? जंगफान ने अपनी नाक खुजलाई और बेबसी में अपनी जेब में रखे कल्टीवेशन लिक्विड के वजन को महसूस करते हुए सु योरान के पीछे पीछे चेन फैमिली की तरफ चल दिया। जंगफान थोड़ा सोच में पड़ गया था। कोई इस तरह खाली हाथ किसी के घर मिलने तो नहीं जा सकता, है ना? इससे अच्छा है कि पहले ये कल्टीवेशन लिक्विड चेन फैमिली को बेच दिया जाए। चेन फैमिली के गेट के पास पहुंचकर जंगफान ने कहा, योरान, तुम यही रुको, मैं कुछ मिठाई और पेस्ट्री लेकर अभी वापस आता हूं। सु योरान एक पल के लिए हैरान हुई, फिर उसे समझ आया कि जंगफान पहली बार चेन महल में आ रहा है। उसे अपने साथ कोई न कोई गिफ्ट तो लाना ही चाहिए। तुम वाकई बहुत समझदार हो। ठीक है, जल्दी वापस आना। चेन सिलिन बहुत बिजी रहती है। बहुत मुश्किल से उसे हमसे मिलने का टाइम मिला है। हम उसका टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। जंगफान ने सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गया। सु योरान की नजरों से बचकर वो तुरंत एक पतली गली में घुसा, अपने कपड़े बदले और चेन फैमिली के गेट पर पहुंच गया। ट्रेजर पवेलियन का मैनेजर पहले से ही सु योरान का वेट कर रहा था। वहां उस असली मास्टर को देखकर वो एकदम चौंक गया और बहुत खुश हुआ। सीनियर, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कल रात से लेकर आज तक न जाने कितने लोग हमारी चेन फैमिली पर टॉप ग्रेड ची कल्टीवेशन लिक्विड बेचने का दबाव बना रहे हैं। कई लोगों ने तो एक बोतल के लिए दोगुनी कीमत देने तक का ऑफर दे दिया है। हालांकि चेन सिलिन को टेंशन थी कि ये सीनियर मास्टर आज शायद पूरा कल्टीवेशन लिक्विड न दे पाए, इसलिए उसने किसी को हां नहीं कहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सीनियर मास्टर अपने काम के पक्के निकलेंगे। सिर्फ एक ही रात में वो अपने वादे के मुताबिक टॉप ग्रेड ची कल्टीवेशन लिक्विड की डिलीवरी देने आ गए थे। प्लीज अंदर आइए, मैं आपको चेन फैमिली के पिछले अहाते में हमारी यंग लेडी के पास ले चलता हूं। चेन सिलिन आंगन में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी और अपने बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पूरी रात सोचने के बाद भी वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो इस सीनियर के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित करे या नहीं, जो उसे पाने की इच्छा रखता था। पहली बात तो उम्र का फासला था। दूसरी बात, सामने वाला बंदा सोलमास्टर के शागिर्दों को सिखाने और आगे बढ़ाने का अपना वादा पूरा करेगा या नहीं, इस बात की भी
कोई गारंटी नहीं थी। मिस, सीनियर कल्टीवेशन लिक्विड की डिलीवरी देने आ गए हैं। मैनेजर की आवाज ने उसकी तलवारबाजी की प्रैक्टिस को बीच में ही रोक दिया। चेन सिलिन चौंक गई और उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा कि वो रहस्यमयी मास्टर एक ढीले ढाले चोगे में खुद को पूरी तरह लपेटे हुए खड़ा था। उसे देखकर वो अंदर ही अंदर थोड़ी खुश हुई। वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसने अपना वादा निभाया और इतनी जल्दी कल्टीवेशन लिक्विड देने आ गया। हालांकि उसका दिमाग फिर से उलझनों में घिर गया। वो परेशान थी क्योंकि वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि वो उसके इस छिपे हुए ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। सोचते सोचते उसने अपनी आस्तीन में छिपे हुए उस भ्रम तोड़ने वाले क्रिस्टल को चुपके से छुआ। अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए उसने जल्दी से अपनी तलवार नीचे रखी और दौड़कर वहां आई। उसका चेहरा लाल हो चुका था और पसीने की बूंदें उसकी ठोड़ी से होते हुए नीचे गिर रही थी। पसीने से तरबतर वो कल्टीवेशन वाले कपड़े उसके शरीर से एकदम चिपके हुए थे, जिससे उसकी सुडौल और आकर्षक फिगर साफ झलक रही थी। जंगफान खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक और नजर डाली, पर फिर तुरंत अपनी नजरें हटा ली और 40 बोतलें टॉप ग्रेड ची कल्टीवेशन लिक्विड टेबल पर रख दी। ये रहा तुम्हारा माल। चेन सिलिन बहुत नर्वस फील कर रही थी क्योंकि वो उस सीनियर मास्टर की नजरों पर पूरा ध्यान दे रही थी। भले ही उसने उसे सिर्फ एक पल के लिए देखा था, लेकिन उसने वो नजर पकड़ ली थी। इस बात ने उसे अंदर से और ज्यादा बेचैन कर दिया। उसने जल्दी से उस कल्टीवेशन लिक्विड को चेक किया और यह कंफर्म किया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर तुरंत वहीं पर तैयार किए हुए चांदी के नोट और 50 सेट का सामान उसके हवाले कर दिया। सीनियर, आपका सारा सामान यहां तैयार है। उसने अपने लाल होठों को हल्के से दबाया और जानबूझकर जंगफान से थोड़ी दूरी बनाते हुए सामान आगे बढ़ाया। जंगफान थोड़ा हैरान हुआ। इसे क्या हो गया है? क्या इसे लगता है कि मैं इसे खा जाऊंगा? ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। जंगफान ने सामान अपनी जेब में रखा और जाने के लिए मुड़ा। जरा रुकिए सीनियर। अचानक चेन सिलिन ने उसे पीछे से आवाज दी। सीनियर, जाने से पहले थोड़ी चाय पीकर जाइए। मैंने आपके लिए खास तौर पर एक प्याली स्पेशल चाय तैयार करवाई है। उसके बोलते ही एक नौकरानी बहुत ही संभाल कर हरे रंग की वो स्पेशल चाय लेकर आई। उस चाय की खुशबू बहुत ही शानदार थी और वो साफ तौर पर एक बहुत ही कीमती चाय थी जो कल्टीवेशन को और मजबूत कर सकती थी। ऐसी चाय किसी आम परिवार की पहुंच से कोसों दूर थी। जंगफान की उंगलियां थोड़ी हिली और वो एक चुस्की लेने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे झुकाया, चेन सिलिन थोड़ा घूमी और उसने चुपके से अपनी आंखों में 2 पतले और पारदर्शी क्रिस्टल फिट कर लिए। एक गहरी सांस लेकर वो वापस मुड़ी और नर्वस होकर उस सीनियर की तरफ देखने लगी। वो अंदर ही अंदर दुआ कर रही थी। वो चाहती थी कि ये सीनियर जिसने उसे इशारा दिया था, वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। कम से कम इससे उसका दिल थोड़ा संभल जाता। अगर वो अधेड़ उम्र का भी होता तो भी चल जाता। लुक्स के मामले में उसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी, बस वो देखने में बहुत ज्यादा बदसूरत ना हो। लेकिन जैसे ही उस क्रिस्टल की रोशनी ने उस मोटे चोगे की परतों को चीरते हुए अंदर देखा, चेन सिलिन एकदम सन्न रह गई। एक बहुत ही जवान लड़के का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उम्र के मामले में वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। इसके अलावा उसके नैंश बहुत ही तीखे और सुंदर थे। उसका लुक बहुत ही हैंडसम था। उसका पोस्टर एकदम सीधा था और उसके आसपास एक बहुत ही शांत और जादुई माहौल फील हो रहा था। क्या ये सच में वही सीनियर मास्टर थे? क्या सब लोग ये नहीं कहते कि सारे मास्टर बूढ़े होते हैं जिन्होंने बहुत सालों तक कल्टीवेशन किया होता है? चेन सिलिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह कोई ठरकी और लालची बूढ़ा आदमी नहीं था। यह तो साफ तौर पर ग्रीन क्लाउड सेक्ट का कोई बहुत ही अनोखा और तगड़ा जीनियस था। यहां तक कि उस मास्टर की पोजीशन इतनी ऊंची थी
कि खुद सेक्ट के मेन हेड को भी उनके सामने झुकना पड़ता था, और वो खुद सिर्फ सेकंड ग्रेड का मास्टर था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये जवान लड़का कोई इतनी बड़ी हस्ती था कि अगर वो सिर्फ अपना पैर भी जमीन पर पटक दे तो पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट के इलाके में भूकंप आ जाए? क्या हुआ? जंग फान ने चेन सिलिन की उस अजीब नजर को नोटिस किया और खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा। चेन सिलिन हड़बड़ा गई और घबराते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जंग फान को धुंधला सा एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सावधानी से अपनी चाय का प्याला नीचे रखा और बोला, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अभी निकलूंगा। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए चेन सिलिन बहुत देर तक अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पाई। मैनेजर ने धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, मिस, क्या आपने सब कुछ साफ साफ देख लिया? चेन सिलिन ने एक बहुत ही उलझे हुए चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। मैनेजर की आवाज और ज्यादा धीमी हो गई। तो फिर आप? चेन सिलिन ने अपने गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल होठों को दांतों से दबाया और उसका चेहरा धीरे धीरे एकदम लाल होने लगा। अगर फैमिली के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूं। मैनेजर ने अपने दिल में एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे अपनी मिस पर बहुत दया आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चेन सिलिन ने फैमिली की खातिर खुद को दांव पर लगाने का पूरा मन बना लिया था। मिस की किस्मत भी कितनी खराब थी कि फैमिली के भले के लिए उन्हें अपनी जिंदगी एक ऐसे खूसट और बूढ़े आदमी के चक्कर में बर्बाद करनी पड़ रही थी। खैर, इसी बीच एक नौकर ने आकर खबर दी, मिस सु योरान बाहर आई है। चेन सिलिन तुरंत अपनी सोच से बाहर आई और उसी कल्टीवेशन वाले कपड़ों में उससे मिलने के लिए आगे बढ़ गई। सु योरान शुरुआती गर्मियों के कमल के पत्ते जैसी एकदम फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही चेन सिलिन की आंखें चमक उठीं। तू तो दिन ब दिन और ज्यादा पटाखा होती जा रही है। उसने आगे बढ़कर सु योरान को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मजे लेते हुए उसकी ठोड़ी को सहलाकर बोली, मैडम, जब से हमारी पिछली मुलाकात हुई है आप तो कुछ ज्यादा ही कातिलाना लगने लगी है। जरा मुझे भी तो दीदार करने दो। इस तरह सबके सामने मजे लिए जाने पर सु योरान का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया और वो नखरे दिखाते हुए बोली, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? चेन सिलिन ने हंसते हुए अपना मुंह छुपाया और उसे छोड़ दिया। सु योरान बहुत लंबे समय से उसके साथ थी, इसलिए वो उसकी फितरत को अच्छे से जानती थी। उसे इतना खुश देखकर वो बोली, आज तो तेरा मूड एकदम सातवें आसमान पर लग रहा है। पक्का कोई बहुत तगड़ी लॉटरी लगी है। मुझे भी तो बता क्या बात है। चेन सिलिन का दिल भी किसी से बात करने के लिए छटपटा रहा था। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर पिछले अहाते में ले गई और पिछले कुछ दिनों का सारा कांड उसे सुना दिया। पूरी बात सुनने के बाद सु योरान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उसने पूछा, सिलिन, क्या तूने सच में अपना मन बना लिया है? भले ही वो बंदा उम्र में बहुत छोटा हो, लेकिन उसकी बातों से साफ लग रहा है कि वो एक नंबर का ठरकी और बिना उसूलों वाला इंसान है। अगर उसे तेरा जिस्म मिल भी गया तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे चलकर तेरी जिम्मेदारी उठाएगा। इसके उलट चेन सिलिन ने इस सच को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था। वो बोली, हम जैसे बड़े खानदान के बच्चों की लाइफ में भला आजादी कहां होती है? अगर आज मैं अपनी मर्जी से ये कुर्बानी नहीं भी दूं तो आज नहीं तो कल घरवाले अपनी डील और फायदे के लिए मेरी शादी किसी ऐसे एरेगरे से करवा देंगे जिसे मैं पसंद भी नहीं करती। इस हिसाब से देखा जाए तो खुद को एक सेकंड ग्रेड के मास्टर को सौंपना मेरे लिए फायदे का ही सौदा है। ये बात सुनकर सु योरान को खुद की याद आ गई। उसे भी तो अपनी बहन की जगह जबरदस्ती इस शादी में धकेला गया था। बस फर्क इतना था कि जिससे उसकी शादी हुई वो जंग फान था, जो एक बहुत ही शरीफ और भरोसेमंद इंसान था। इस ठरकी मास्टर से तो लाख गुना बेहतर। उसने हमदर्दी जताते हुए चेन सिलिन का हाथ पकड़ा और बोली, पर इस चक्कर में आगे चलकर तेरी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चेन सिलिन ने एक ठंडी सांस ली और बोली, अगर वो मास्टर मेरा जिस्म पाने के बाद
मेरी जिम्मेदारी ले लेता है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी पूरी ईमानदारी से उसे ही अपना पति मानकर उसके नाम कर दूंगी। और अगर उसने मुझे धोखा देकर छोड़ भी दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं पूरी लाइफ कुंवारी रह लूंगी। बस शर्त इतनी है कि वो चेन फैमिली के कुछ लड़कों को अपनी शागिर्दी में लेकर उन्हें ट्रेन करने का अपना वादा पूरा कर दे। मेरे लिए उतना ही बहुत होगा। सु योरान को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। खुद के मुकाबले उसे चेन सिलिन का फ्यूचर बहुत ज्यादा अंधकार में लग रहा था। वो धीरे से बोली, सिलिन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर पा रही हूं। चेन सिलिन मुस्कुराई। वो इस उदासी वाले टॉपिक को और ज्यादा खींचना नहीं चाहती थी, इसलिए बात बदलते हुए बोली, वैसे तेरा वो मंगेतर कहाँ है? मैंने तुझे उसे भी साथ लाने को कहा था ना? जंग फान का नाम सुनते ही सु योरान का मूड थोड़ा खराब हो गया और वो बोली, उसका तो नाम ही मत लो। रास्ते में मुझसे बोला कि वो पहली बार तेरे घर आ रहा है तो खाली हाथ नहीं आएगा और कोई गिफ्ट लाने की बात कहकर चला गया। उसे गए हुए बहुत देर हो गई है और हमारे मिलने का टाइम भी हो रहा था, इसलिए मैं अकेले ही पहले आ गई। जंग फान से पहले ही चिढ़ी हुई चेन सिलिन ने तुरंत उस पर टोंट मारा। जिसे टाइम की कद्र नहीं है वो भला कैसा इंसान होगा? सु योरान भी इस मामले में एकदम बेबस थी। जंग फान को पता था कि ये उसकी पहली मुलाकात है, फिर भी उसने लेट करके दूसरों के सामने अपना इंप्रेशन खराब कर लिया था। अब आगे चलकर उससे मदद मांगना और ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसी टाइम पर एक नौकर ने फिर से आकर इन्फॉर्म किया, मिस, बाहर जंगफान नाम का एक लड़का आया है और वो खुद को मिस्सू का मंगेतर बता रहा है। चेन सिलिन ने चिढ़ते हुए कहा, उसे बोलो कि बाहर ही वेट करे। भले ही सु योरान जंगफान से नाराज थी, लेकिन वो उसे इस तरह बाहर धूप में सड़ते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने प्यार से सिलिन से रिक्वेस्ट की, सिलिन, वो बस मेरे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट अरेंज कर रहा था, इसी चक्कर में उसे थोड़ी देर हो गई, प्लीज उस पर गुस्सा मत कर। सु योरान को उस बंदे के लिए इस तरह स्टैंड लेते देख चेन सिलिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोली, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ, मुझे भी उससे 2-4 बातें करनी है। उसे हमेशा से यही लगता था कि सु योरान को जबरदस्ती जंग फान के साथ बांधा गया है, पर अब सु योरान का ये रूप देखकर उसे समझ आ रहा था कि वो खुद अपनी मर्जी से इस रिश्ते को निभा रही है। इस बात ने उसकी टेंशन बढ़ा दी और वो उसे समझाने लगी, योरान, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूं। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होती है, तू इसे इतने हल्के में कैसे ले सकती है? तेरी सौतेली मां पहले से ही तुझे अपनी आंखों का कांटा समझती है और तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। तुझे अपनी लाइफ सेट करने के लिए किसी अमीर घर के लड़के से शादी करनी चाहिए थी। तूने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी कि एक गूंगे से शादी करने के लिए तैयार हो गई? इस तरह डांट सुनने के बाद सु योरान ने एक गहरी सांस ली और बोली, असल में ये मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। उसने शॉर्ट में अपनी बहन की जगह शादी करने वाली पूरी कहानी उसे सुना दी। दुनिया की समझ रखने वाली चेन सिलिन तुरंत सारा खेल समझ गई और गुस्से में बोली, तू सच में एक नंबर की बुद्धू है। तेरे पिता, तेरी सौतेली मां और तेरी बहन, इन सब ने मिलकर तेरे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला है। तेरे पिता और बहन का मोटिव तो फिर भी समझ आता है कि वे खानदान या खुद के फायदे की सोच रहे होंगे, लेकिन तेरी वो सौतेली मां तो पक्का तुझे एक गूंगे के साथ बांधकर तेरी पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहती है। वो औरत कितनी ज्यादा डायन है। पूरी सच्चाई जानने के बाद चेन सिलिन ने ये पक्का मन बना लिया कि वो इन दोनों की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। सु योरान ने अपना दुखता हुआ सिर पकड़ लिया। वो अच्छे से जानती थी कि सच सामने आते ही यही सब होने वाला है। सिलिन, भले ही फान के साथ मेरा ये रिश्ता एक एक्सीडेंट की तरह शुरू हुआ था, पर हम दोनों के बीच अब बहुत अच्छी पड़ती है। मैं उसकी सच्चाई को महसूस कर सकती हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे चलकर मुझे बहुत खुश रखेगा। चेन सिलिन ने गुस्से में उसकी उंगली से उसके माथे पर एक हल्का सा प्रहार किया और बोली,
इस सच्चाई और अच्छाई का अचार डालेगी क्या? मुझे एक बात बता, क्या उसकी ये अच्छाई शादी के लिए भारी भरकम शगुन खरीद सकती है? इस बात पर सू योरान के पास कोई जवाब नहीं था। अगर जंग फान खुद इतने सारे पैसों का इंतजाम कर पाता, तो वो भला चेन सिलिन से मदद मांगने की बात सोचती ही क्यों? जब वो शादी के शगुन तक का जुगाड़ नहीं कर सकता, तो वो तुझे खाक खुश रखेगा? चेन सिलिन ने सू योरान की तरफ देखा और उसे उस पर बहुत तरस आया। वो लगभग रोते हुए बोली, योरान, तू इस दुनिया की सबसे बेचारी लड़की है। तेरा रूप और तेरा नेचर इतना प्यारा है कि तेरी टक्कर में कोई नहीं है। तू अपनी लाइफ बहुत ही शानदार तरीके से जी सकती थी, पर तुझे अपनी बहन के पाप भुगतने के लिए इस नरक में धकेल दिया गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, अपने दांत पीसे और बोली, मैं अपनी आंखों के सामने तुझे इस आग के कुएं में गिरते हुए नहीं देख सकती। उस 30,000 के शगुन के मामले में मैं उसकी फूटी कौड़ी से भी मदद नहीं करूंगी। मैं उसे तेरी लाइफ बर्बाद करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। वो इस वक्त सू योरान की नजरों में विलेन बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी घर का नौकर दबे पाव अंदर आया और बोला, मिस, यंग मास्टर जंग अंदर आ चुके हैं। चेन सिलिन की आंखें एकदम कातिलाना हो गई और उसने सोचा कि यही सही मौका है। मैं आज उसे उसकी औकात दिखाकर यहां से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दूंगी। सू योरान बुरी तरह घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, सिलिन, प्लीज ऐसा मत कर। फान ने बहुत मेहनत की है और कल्टीवेशन के रास्ते पर अभी अभी थोड़ी तरक्की की है। प्लीज उसके ईगो को हर्ट मत करना। सू योरान को उस बंदे के लिए इस तरह तड़पते देख चेन सिलिन को लगा कि अगर उसने आज इन दोनों को अलग नहीं किया, तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने हामी भरते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करूंगी। मैं बस उससे तुम्हारे फ्यूचर को लेकर सीधी बात करना चाहती हूं। अगर वो एक जिम्मेदार मर्द होगा, तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि उसके लिए क्या सही है। तभी पैरों की आहट सुनाई दी। नौकरानी के पीछे पीछे चलते हुए जंग फान उसी पिछले अहाते में पहुंच गया, जहां वह थोड़ी देर पहले ही आया था। हालांकि इस बार अंदर घुसने से पहले ही नौकरानी ने उसे रोक दिया और बोली, ये पिछला अहाता सिर्फ लेडीज के लिए है। आप यही रुकिए और मिस के अगले ऑर्डर का वेट कीजिए। जंग फान एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आराम से अंदर चला गया था, फिर अब ये नाटक क्यों? दीवार के उस पार से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्या तुम ही जंग फान हो, योरान के मंगेतर? वो आवाज पक्का चेन सिलिन की ही थी। उस आवाज में जो अकड़ और गुस्सा था, उसे सुनकर जंग फान ने अपनी नाक को छुआ। इस लड़की के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? जब वो मेरे सामने एक मास्टर के रूप में आती है, तब तो एकदम भीगी बिल्ली बनी रहती है, और अब जब वो अपनी असली पहचान में है, तो इतनी ज्यादा शेर बन रही है। जंग फान ने तुरंत एक पर्चे पर लिखा, हां, मैं ही हूं, और उसे दीवार के उस पार फेंक दिया। चेन सिलिन ने नौकर से वो पर्चा उठवाया, उसे पढ़ा और बोली, मैं योरान की बहुत पक्की दोस्त हूं। अब मैं तुमसे कुछ सीधे सवाल पूछने जा रही हूं। मुझे उनके एकदम सीधे और सच्चे जवाब चाहिए। पहला सवाल, जब तुम योरान से शादी कर रहे हो, तो क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो, या सिर्फ सू फैमिली के टुकड़ों पर पलने के लिए ये नाटक कर रहे हो? ये बात सुनकर सू योरान का चेहरा एकदम उतर गया। वो चेन सिलिन की तरफ देखने लगी कि प्लीज फान को इस तरह जलील मत करो। इस वक्त जंग फान के पास अपना कोई घर नहीं था और वो पूरी तरह सू फैमिली के सहारे ही टिका हुआ था। अगर कोई उसे घर जमाई या टुकड़ों पर पलने वाला बोलता, तो उसके पास पलटकर जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। चेन सिलिन की नजरें एकदम तीखी थी। उसे लग रहा था कि उसका यह पहला सवाल ही जंग फान की बोलती बंद करने के लिए काफी होगा। पर तभी अचानक दीवार के ऊपर से उड़ते हुए कुछ कड़क नोट पिछले अहाते में आकर गिरे। चेन सिलिन उन्हें देखकर एकदम शॉक रह गई। वे पूरे 5 नोट थे और हर एक नोट की कीमत 10-10 हजार चांदी के सिक्के थी, यानी पूरे 50,000 चांदी के सिक्के।
मजेदार बात यह थी कि वे नोट उसी बैंक के थे जिसके नोट उसने उस मास्टर को दिए थे। सु योरान भी ये देखकर पूरी तरह चौंक गई और बोली, फान, तेरे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? 50,000 चांदी के सिक्के जंग फान की हैसियत से बहुत बाहर की बात थी। जंग फान बस धीरे से मुस्कुराया और उसने दीवार के पार एक और पर्चा फेंक दिया जिस पर लिखा था, मिस चेन, अब आप अपना दूसरा सवाल पूछ सकती हैं। इन 50,000 चांदी के सिक्कों के साथ वे दोनों अपनी पूरी लाइफ बहुत ही ऐश से काट सकते थे, इसलिए टुकड़ों पर पलने वाली बात का जवाब तो उसे वही मिल गया था। चेन सिलिन का दिमाग चकरा गया था। वो सोच रही थी कि जो बंदा पिछले 10 सालों से दूसरों के रहमो कर्म पर जी रहा था, उसके पास अचानक रातों रात इतने सारे पैसे कहां से आ गए। वो आई तो जंग फान का ईगो तोड़ने थी, पर यहां तो दाव उल्टा पड़ गया था और जंग फान ने उसी का मुंह बंद कर दिया था। थोड़ी चिढ़ते हुए उसने अपना दूसरा सवाल दागा, भले ही तुमने कुछ पैसे बचा कर रख लिए हो, पर क्या तुम योरान की हिफाजत कर सकते हो? हमारी ये लोनली बोट सिटी तो फिर भी थोड़ी शांत है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत ही जालिम और खतरनाक है। जंग फान जैसा बंदा जिसके पास कल्टीवेशन की कोई खास पावर नहीं है, वो सु योरान को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके उलट वो तो बस उसे नीचे ही खींचेगा। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आते देख चेन सिलिन को लगा कि उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, और वो बड़े घमंड में आगे बोली, अगर तुम सच में सु योरान को पसंद करते हो तो उसका पीछा छोड़ दो। तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उनके बीच की दीवार अचानक एक बड़े धमाके के साथ टूट गई और उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया जिसमें से जंग फान का आधा हिस्सा दिखने लगा। चेन सिलिन ने तुरंत जंग फान के कल्टीवेशन के लेवल को भांप लिया। वो एकदम हैरान रह गई। ची कल्टीवेशन की 7th लेयर। इस उम्र में लोनली बोट सिटी के अंदर इतने लेवल वाले बंदे को टॉप क्लास का एक्सपर्ट माना जाता था। उसने अपनी आंखें फाड़कर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए सु योरान की तरफ देखा। क्या सब लोग ये नहीं कहते कि उसके पास कोई स्पिरिट रूट ही नहीं है? सु योरान ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हो सकता है कि वो बहुत लंबे समय से चुपचाप अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा हो और हमें इस बात की भनक तक न लगी हो। चेन सिलिन तो एकदम हक्की बक्की रह गई, पर जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा आग बुला किया वो था इसके बाद आया जंग फान का वो चिढ़ाने वाला पर्चा। क्या कोई और सवाल है? चेन सिलिन ने अपने दांत भींचे। ये लड़का कितना ज्यादा हवा में उड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा कल्टीवेशन लेवल है भी तो उससे क्या होता है? तुम उसे दे ही क्या सकते हो? अगर वो किसी अमीर खानदान में शादी करेगी तो उसे कभी न खत्म होने वाला कल्टीवेशन का सामान और अलग अलग तरह की कल्टीवेशन की तकनीकें मिलेंगी। क्या तुम्हारे पास वे सब है? उसे पूरा भरोसा था कि बिना किसी गॉडफादर और बैकग्राउंड वाले जंग फान जैसे लड़के की यही सबसे कमजोर नस होगी। जंग फान के पास थोड़े पैसे और कल्टीवेशन पावर हो सकती थी, लेकिन आलीशान रिसोर्स एज और टॉप क्लास की तकनीकें सिर्फ बड़े और अमीर घरानों की बपौती होती थी। ये चीजें किसी गरीब लड़के के पास कभी नहीं हो सकती थी। इसके बाद बहुत देर तक वहां एकदम सन्नाटा छा गया और बस किसी चीज के फटने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि जंग फान ने हार मानकर गुस्से में चीजें तोड़ना शुरू कर दिया है और उसे अंदर ही अंदर थोड़ा पछतावा भी होने लगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी न होता तो वो किसी बेकसूर को इस तरह ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई और वो बोली, जंग फान, मेरा मोटिव तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। बस बात यह है कि योरान की किस्मत पहले से ही बहुत खराब रही है। मैं चाहती हूं कि तुम उसका पीछा छोड़ दो और उसे किसी ऐसे बंदे से शादी करने दो जो उसके लायक हो। अगर तुम इस सगाई को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर कुछ टॉप ग्रेड का ची कल्टीवेशन लिक्विड देने के लिए तैयार हूं। क्या तुम्हें यह मंजूर है? लेकिन दूसरी तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दीवार के ऊपर से एक छोटा सा पोटला इस तरफ फेंका गया। चेन सिलिन हैरान हुई
और उसने नौकरानी से उस पोटले को उठवाया। उसने सु योरान के सामने ही उस पोटले को खोला। उसकी आंखों के सामने 5 बोतलें टॉप ग्रेड ची कल्टिवेशन लिक्विड की चमक रही थी। टॉप ग्रेड ची कल्टिवेशन लिक्विड। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और ये माल आया कहां से? चेन सिलिन का चेहरा डर और हैरानी से पीला पड़ गया। ये टॉप ग्रेड वाला कल्टिवेशन लिक्विड सिर्फ चेन फैमिली ही बेचती थी, और वो भी हर एक बंदे को सिर्फ एक ही बोतल मिलती थी। किसी भी एरेगेरे के लिए एक साथ 5 बोतलें खरीदना नामुमकिन था। क्या उसने लोगों को हायर करके इसे लूटा था? इस लड़के के पास सच में बहुत पैसा है। क्यों? चेन सिलिन ने अपने दिल में यह मान लिया कि उसने जंग फान की पैसों की ताकत को बहुत हल्के में लिया था। हालांकि ये 5 बोतलें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? चेन सिलिन ने कहा, पर तभी उसकी नजर उस पोटले के नीचे रखी एक बिना नाम वाली तकनीक के फटे हुए कवर पर पड़ी। क्या वो अभी इसी चीज को फाड़ रहा था? चेन सिलिन ने उलझन में आकर उसे उठाया। तुम मुझसे ये तो नहीं कहने वाले ना कि ये कोई कल्टीवेशन की तकनीक है? लेकिन जैसे ही चेन सिलिन ने उसे खोला और पहले पन्ने पर नजर मारी, वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। येलो लेवल की सबसे हाई लेवल वाली मानसिक कल्टीवेशन विधि। उसने हैरान होकर एक ठंडी सांस ली। इस लोनली बोट सिटी के अंदर सबसे बड़े और अमीर खानदान के पास भी जो सबसे बेस्ट तकनीक थी, वो सिर्फ येलो लेवल की मीडियम वाली थी। पर यहां जंग फान ने सु योरान को सीधे येलो लेवल की सबसे हाई वाली तकनीक गिफ्ट कर दी थी। ये एक ऐसा तगड़ा रिसोर्स था जो इस वक्त शहर का कोई भी अमीर खानदान चाहकर भी नहीं दे सकता था। तभी जंग फान की तरफ से एक और पर्चा फेंक दिया गया। क्या कोई और सवाल है? चेन सिलिन, जो आई तो जंग फान का ईगो तोड़ने थी, अब खुद जंग फान के हाथों अपनी औकात देख चुकी थी। एक बड़े खानदान की बेटी होने के नाते चेन सिलिन के साथ आज तक किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसने अपने दांत भींचे, टेबल पर रखी अपनी सबसे कीमती तलवार उठाई और चिल्लाई, बाहर आओ। मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम मेरे सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। सु योरान ने चेन सिलिन की आस्तीन पकड़ी और हंसते रोते हुए एक लंबी सांस लेकर बोली, अब जाने भी दो। वे दोनों तो बस बात करने आए थे। ये मामला यहां तक कैसे पहुंच गया? क्या तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? चेन सिलिन ने गुस्से में कहा, मुझे मत रोको। आज तो मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। उसकी गुस्से से लाल आंखों के सामने एक लंबे कद्र का बंदा हरे रंग का चोगा पहने हुए उस चांद जैसे गेट से धीरे धीरे अंदर आया। जंग फान का चेहरा सीधे उसकी आंखों के सामने था। सिर्फ एक नजर देखते ही चेन सिलिन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो वही की वही जम गई। मास्टर सीनियर। चेन सिलिन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा था। जंग फान, वो गूंगा जिसकी बदनामी और निकम्मेपन के किस्से पूरी लोनली बोट सिटी में फैले हुए थे, वो हूबहू उस सेकंड ग्रेड के मास्टर जैसा दिख रहा था। नहीं, वे दोनों कोई अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान थे। एक ही इंसान, उसकी सबसे पक्की सहेली का मंगेतर ही असल में वो रहस्यमयी मास्टर सीनियर था, जिसके सामने वो बहुत लंबे समय से खुद को समर्पित करने का मन बना रही थी। वो तब तक शौक में खड़ी रही जब तक सु योरान की आवाज ने उसे होश में नहीं ला दिया। सिलिन, प्लीज गुस्सा मत हो। फान, देखो तुमने सिलिन को कितना परेशान कर दिया है, इससे माफी मांगो। चेन सिलिन अचानक होश में आई। वो अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। उसकी इतनी औकात कहा कि वो एक सेकंड ग्रेड के मास्टर से खुद के लिए माफी मंगवाए। उसने तुरंत अपने हाथ से वो तलवार नीचे गिरा दी और अपने हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये मेरी बेवकूफी थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने कल्टीवेशन के युवा मास्टर जंग का अपमान किया। उसे समझ आ गया था कि सु योरान को अभी तक जंग फान की असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा लगा कि जंग फान जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा था।
इसलिए उसने तुरंत अपनी बात संभाली। यंग मास्टर जंग, प्लीज यहां बैठिए। वो थोड़ी नर्वस थी और उसने बहुत ही इज्जत के साथ जंग फान को बैठने के लिए कहा। फिर उसने खुद चाय का केतली उठाया, उसके लिए एक कप चाय छानी और दोनों हाथों से कप आगे बढ़ाते हुए बोली, यंग मास्टर जंग, प्लीज चाय पीजिए। जंग फान को यह सब बहुत अजीब लगा। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले शेर बन रही थी, वो उसे देखते ही इतनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई। सु योरान भी पूरी तरह सोच में पड़ गई थी। क्या ये वही लड़की नहीं थी जो अभी जंग फान को सबक सिखाने के लिए चिल्ला रही थी? ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक इतनी ज्यादा संस्कारी बन गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसे अपनी सहेली मानकर उसकी लाज रख रही हो और जंग फान के साथ कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती हो? ये सोचकर सु योरान राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराई। फान, सिलिन मेरी सबसे पक्की सहेली है। वो बस पहले तुम्हें टेस्ट कर रही थी। तुम इसकी बातों को दिल पर मत लेना। जंग फान ने सिर हिलाया और लिखा, समझ गया। लेकिन चेन सिलिन तो पसीने पसीने हो चुकी थी। अपनी पुरानी हरकतों को याद करके वो अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी। वो चेन फैमिली के सबसे बड़े गॉडफादर और सपोर्टर को ही चैलेंज कर रही थी, और यहां तक कि उसने उस पर तलवार तक तान दी थी। वो जितना ज्यादा इस बारे में सोच रही थी, उसे उतनी ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने बहुत ही डरे हुए चेहरे और बेहद मीठी आवाज में कहा, यंग मास्टर जंग, मुझे योरान से पता चला कि सू फैमिली की बड़ी मालकिन शादी के शगुन को लेकर आपको बहुत परेशान कर रही है। योरान और मैं बहुत सालों के दोस्त हैं। मैं ये सब देखकर चुप नहीं बैठ सकती। मैं अभी थोड़ी देर में अपने बंदों से कहकर आपके पास पूरे 3 लाख चांदी के सिक्के भिजवा दूंगी, जिससे यंग मास्टर जंग को थोड़ी मदद मिल सके। वो अपनी पुरानी गलतियों की भरपाई करना चाहती थी, लेकिन सू योरान इस बात पर पूरी तरह चकरा गई। अभी थोड़ी देर पहले तो चेन सिलिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने तो साफ साफ मना कर दिया था कि वो फूटी कौड़ी की भी मदद नहीं करेगी। यहां तक कि उसने उन दोनों को अलग करने की कसम तक खाई थी। तो फिर अचानक ये क्या चमत्कार हो गया? जंग फान ने तो अभी तक मदद की भीख भी नहीं मांगी थी, और ये खुद सामने से पैसे लुटाने के लिए तैयार बैठी थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि इसके बाद की मुलाकातों में चेन सिलिन ने सू योरान को एकदम साइडलाइन कर दिया और वो पूरी तरह जंग फान की सेवा में लग गई। यहां तक कि वो खाने पीने का हर सामान सबसे पहले जंग फान के आगे बढ़ा रही थी। जब वे चेन फैमिली के गार्डन का चक्कर लगा रहे थे, तो उसने सबसे पहले जंग फान का इंट्रोडक्शन करवाया और चेन फैमिली का इतिहास समझाते हुए जंग फान को कई ऐसे राज बताए जो सू योरान तक को नहीं पता थे। चेन सिलिन इतने सालों में सू योरान के साथ भी कभी इतनी ज्यादा उतावली और मेहरबान नहीं हुई थी। इसीलिए वापस आते वक्त सू योरान बग्घी में एकदम उदास बैठी थी। जंग फान उन सारे छोटे बड़े गिफ्ट्स को सहेज रहा था जो चेन सिलिन ने उसे दिए थे। तभी सू योरान के उतरे हुए चेहरे को नोटिस करके उसने हैरानी से पूछा कि क्या बात है। सू योरान ने जंग फान की तरफ देखा। वो कुछ बोलने में हिचकिचा रही थी, पर आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई और बड़े कड़वे मन से बोली, ऐसा लग रहा है कि चेन सिलिन को तुमसे प्यार हो गया है। जंग फान की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, क्या? कुछ भी बकवास मत करो। सू योरान का दिल और ज्यादा बैठ गया और वो बोली, मैंने आज तक उसे किसी मर्द में इतनी दिलचस्पी लेते हुए कभी नहीं देखा, और शुरुआत में तो वो तुम्हें लेकर कितनी ज्यादा भड़की हुई थी, पर जैसे ही उसने तुम्हें सामने से देखा, वो एकदम बदल गई। क्या इसे ही पहली नजर का प्यार नहीं कहते? ये बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सहेली के जरिए मर्द छीनने वाली ये फिल्मी कहानी खुद उसके साथ हो जाएगी। वो बहुत साफ दिल की थी, इसलिए उसने चेन सिलिन को दोष नहीं दिया, पर उसका खुद का मन बहुत खट्टा हो गया था। फान, अगर तुम्हें लगता है कि चेन सिलिन अच्छी है, तो तुम उसे चुन लो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी। उसकी आंखों में अपने खानदान, पहचान और ताकत को लेकर एक डर साफ दिख रहा था।
चेन सिलिन हर मामले में उससे कहीं ज्यादा मजबूत और आगे थी। जंग फान का उससे शादी करना उसके लिए कभी न खत्म होने वाले फायदे ला सकता था, और वो सू फैमिली की तरह फालतू के बखेड़ों में भी नहीं फंसता। उसे रोने की कगार पर देखकर जंग फान को समझ आ गया कि वो सचमुच बहुत ज्यादा परेशान है। उसने तुरंत उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, पगली लड़की, चेन सिलिन मेरे बारे में क्या सोचती है? इस बारे में तो बात ही मत करो। पर क्या तुम्हें मेरे प्यार पर कोई शक है? मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में तुमने ही मुझे संभाला और बचाया था। ये एहसान ऐसा है जिसे चुकाने के लिए मुझे पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। जंग फान की इन सच्ची बातों को सुनकर सू योरान का मूड थोड़ा ठीक होने लगा। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ची कल्टीवेशन लिक्विड दिया था। उसे चुपके से यूज करना और बचाने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत सारा माल है। इसके अलावा उस येलो लेवल की सबसे हाई वाली मानसिक कल्टीवेशन विधि पर भी पूरी मेहनत से काम करना। जंग फान ने उसे फिर से याद दिलाया। उसने उसे सबसे टॉप ग्रेड वाला ची कल्टीवेशन लिक्विड देने के बारे में भी सोचा था, पर उसे डर था कि कहीं वो बहुत सारे सवाल न पूछने लगे और उसे उसकी असली मास्टर वाली पहचान का पता न चल जाए। इसलिए अभी के लिए उसने उसे इसी उम्दा क्वालिटी वाले लिक्विड से काम चलाने को कहा। सू योरान के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आ गई और वो बोली, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी। इस उम्दा कल्टीवेशन लिक्विड और येलो लेवल की हाई विधि के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वो बहुत जल्द अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा लेगी। भले ही वो चेन सिलिन की बराबरी न कर पाए, पर उनके बीच का अंतर काफी कम हो जाएगा। जंग फान के सीने से लगकर उसे फिर से थोड़ा सुरक्षित फील होने लगा और वो बोली, सिलिन ने हमसे शादी का शगुन इकट्ठा करने में मदद करने का वादा किया है, इसलिए अब हमें पैसों की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही वे दोनों सू फैमिली के घर वापस पहुंचे, उन्होंने देखा कि सू फैमिली के गेट पर कई आलीशान बग्घियां खड़ी थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि लाल रंग के कागज से ढके हुए बक्से दरवाजे से लेकर सीधे बैठक तक लाइन से सजे हुए थे। सू योरान को वापस आया देखकर वांग यिंगफांग का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बोली, योरान, जल्दी इधर आ और यंग मास्टर झू से मिल। क्या तुझे ये याद है? सू योरान हैरान होकर हॉल में गई और उसने देखा कि अच्छे और महंगे कपड़ों में एक जवान लड़का उसके पिता सू झेन येन के ठीक बगल में बैठा था। वो कद्र में लंबा और हैंडसम था और उसकी नजरें बहुत ही तीखी और असाधारण थी। उसका कल्टीवेशन लेवल सीधे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच चुका था। बस वो उम्र में सू योरान से काफी बड़ा था, करीब 30 साल का। झू ज्ञांत सू योरान ने उसे पहचान लिया और थोड़े अन्य मन से उसका नाम लिया। जंग फान भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और उसे देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए कि ये साला यहां क्या कर रहा है। 5 साल पहले झू ज्ञांत के पास 4th ग्रेड का स्पिरिट रूट पाया गया था, जिसके बाद ग्रीन क्लाउड सेक्ट में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार ने जुगाड़ लगाकर उसे अपने सेक्ट में एंट्री दिलवा दी थी। उस वक्त वह ची कल्टीवेशन की सिर्फ 3rd लेयर पर था, पर अब इतने सालों तक ग्रीन क्लाउड सेक्ट में कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक तगड़ा एक्सपर्ट बन चुका था। जंग फान को जो बात सबसे ज्यादा याद थी वो ये थी कि इसी झू ज्ञांत ने एक बार सू योरान को बहला फुसलाकर एक खंडहर नुमा मंदिर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो जंग फान के पिता ही थे जिन्होंने सही टाइम पर बीच में आकर झू ज्ञांत को वहां से मारकर भगाया था। इसी वजह से उसके पिता की मौत के बाद सू योरान ने जंग फान का पूरा ख्याल रखा था। सू योरान ने जमीन पर रखे उन लाल बक्सों को देखा और उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। उसने पूछा, पिताजी, ये सब क्या है? सू झेन येन ने एक लंबी सांस ली और बोला, यह मास्टर झू ग्रीन क्लाउड सेक्ट से अपनी चोट का इलाज करवाने वापस आए हैं, और जब उन्हें पता चला कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है तो वे यहां रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता?
सु योरान ने तुरंत बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध किया और बोली, मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। यंग मास्टर झू, प्लीज अपने इन शगुन के बक्सों को वापस ले जाइए। वांग यिंगफांग ने तुरंत पलटकर ताना मारा, मंगेतर? तुम्हारा मतलब उस जंगफान से है? क्या उसने शादी के लिए कोई शगुन पेश किया है? अगर उसने कुछ जुगाड़ किया भी होगा तो क्या वो यंग मास्टर झू जितना दे सकता है? क्या तुम्हें पता भी है कि इन बक्सों में रखे सामान की कीमत कितनी है? ये पूरे 5 लाख चांदी के सिक्के हैं। क्या जंगफान की इतनी औकात है कि वह इतने पैसे दे सके? हर किसी की नजरें घूमकर जंगफान पर टिक गई। खानदान के कई लोगों के चेहरों पर उसके लिए हमदर्दी दिख रही थी कि बेचारा जंगफान। एक के बाद एक मुसीबतें इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। झू ज्ञात ने भी जंगफान की तरफ बहुत ही घमंड और उकसाने वाले अंदाज में देखा। अगर उस वक्त जंगफान और उसके बाप ने बीच में टांग न अड़ाई होती तो सु योरान बहुत पहले ही उसकी हो चुकी होती। पर आज का मौका भी कोई बहुत लेट नहीं था। ये 5 लाख चांदी के सिक्कों का शगुन जंगफान को अपनी ही औरत को बेपसी से दूर जाते हुए देखने पर मजबूर करने के लिए काफी था। सु योरान भी अंदर से बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, क्योंकि चेन सिलिन ने सिर्फ 3 लाख चांदी के सिक्कों की मदद का वादा किया था। पूरे 5 लाख चांदी के सिक्के एक साथ निकाल पाना चेन सिलिन के बस की बात भी नहीं थी। इसी मोड़ पर जंगफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक लाइन लिखी, ग्रीन क्लाउड्स एक्ट में पूरे 5 साल गुजारने के बाद भी तुम शगुन के नाम पर सिर्फ 5 लाख चांदी के सिक्के ही ला पाए। थू है। ये पढ़कर सु फैमिली के लोग उलझन में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लू जांग खुद को रोक नहीं पाया और ताना मारते हुए बोला, जंगफान, क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम अभी भी दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हो? वांग यिंगफांग ने और ज्यादा सीधे तरीके से मजे लेते हुए कहा, अगर तुम्हारे कान खराब हैं तो मैं फिर से दोहरा देती हूं। ये पूरे 5 लाख की वैल्यू का शगुन है। 5 लाख, 5 फूटी कौड़ियां नहीं। एक मर्द जिसके पास जेब में 5 तांबे के सिक्के तक नहीं है, वो यहां बैठकर इतनी बड़ी बड़ी हाक रहा है। झू ज्ञात ने अपनी हाथ वाली पंखी खोली, उसे हल्के से झला और मुस्कुराते हुए बोला, आंटी वांग, भाई लू, प्लीज जंगफान के लिए थोड़ा सा नरम दिल रखिए। आखिर जब किसी की मंगेतर को कोई दूसरा लेकर जा रहा हो तो दुख में ऐसी बहकीब की बातें करना एकदम नॉर्मल है। फिर उसने अपने लहजे को एकदम मजाक उड़ाने वाले टोन में बदलते हुए कहा, हालांकि जंगफान, मैं तुम्हें एक बात साफ बता दूं, इंसान को हमेशा अपनी औकात का पता होना चाहिए। जरा आईने में अपनी शक्ल देखो और खुद से पूछो कि क्या तुम सच में सु योरान के लायक हो? एक मर्द जो शादी के शगुन तक का खर्चा नहीं उठा सकता, वो अभी भी इससे शादी करने के हसीन सपने देख रहा है। ये सुनते ही पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। सु योरान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके बगल में खड़ी सु यिनिंग ने धीरे से उसके कान में कहा, बहन, अब अपनी ये बचकानी जिद बंद करो। एक औरत के बचाव में कहे गए 1000 शब्द भी एक मर्द की औकात और उसकी रीढ़ की हड्डी का मुकाबला नहीं कर सकते। जंगफान सच में तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। झू ज्ञात ने और ज्यादा घमंड में अपनी पंखी झली, एक हिकारत भरी हंसी हंसा और फिर घूमकर वांग यिंगफांग और सु झेन येन की तरफ देखकर बोला, अंकल, आंटी, आप दोनों का क्या ख्याल है? अगर आप दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो प्लीज इस शगुन को एक्सेप्ट कीजिए और हम जल्द ही शादी की डेट फिक्स करते हैं। वांग यिंगफांग तो तुरंत इस बात के लिए राजी हो गई, पर सु झेन येन के माथे पर लगातार बल पड़े हुए थे। आखिर झू ज्ञात ने पास्ट में सु योरान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिससे साफ था कि उसका कैरेक्टर बहुत ही गिरा हुआ था। क्या उसकी बेटी ऐसे इंसान के साथ शादी करके कभी खुश रह पाएगी? इससे बेहतर तो यही होता कि वो जंगफान से शादी कर लेती। कम से कम जंगफान का नेचर पिछले 10 सालों से सबने देखा था कि वो एक बहुत ही शरीफ और सीधा इंसान था, एकदम जेंटलमैन। उसने गुस्से और उलझन में कहा, कुछ तो बोलो। वांग यिंगफांग ने बिना सब्र के जल्दी मचाना शुरू कर दिया।
सू झेन येन ने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। उसकी असली उलझन यही थी। सू फैमिली अभी भी हर बड़े छोटे काम के लिए वांग यिंगफांग के पीहर वालों के टुकड़ों पर टिकी हुई थी। कुछ मामलों में उस औरत की बात मानना उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो बहुत देर तक सोचता रहा पर कोई फैसला नहीं ले पाया। लेकिन तभी जंग फान ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांति से नोटों की एक बहुत मोटी गड्डी निकाली और उसे ले जाकर सीधे झू ग्यांत की टेबल पर दे मारी। सु योरान के साथ साथ वहां खड़े हर एक बंदे के तोते उड़ गए। चांदी के कड़क नोट। सु झेन येन ने एकदम भौचक्का होकर आगे कदम बढ़ाया और झू ग्यांत के सामने ही उन नोटों को गिनना शुरू कर दिया। वो चिल्ला उठा, पूरे 5,10,000 चांदी के सिक्के। क्या? वांग यिंगफांग ने बिना यकीन के उन नोटों को झपट लिया। क्या ये नकली तो नहीं है? पूरे 5,10,000। सु फैमिली की लगातार 3 साल की कमाई को भी मिला दिया जाए तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। जो जंग फान खुद दूसरों के रहमो कर्म पर जी रहा था, उसके पास अचानक इतने सारे चांदी के नोट कहां से आ गए? पर जब उसने बहुत ध्यान से चेक किया तो उसे पता चला कि ये सारे के सारे नोट लोनली बोट सिटी के सबसे बड़े और नामी बैंक के एकदम असली नोट थे। उसके बगल में खड़ी सु येनिंग भी उन 5,10,000 चांदी के नोटों को फटी आंखों से देख रही थी और बुदबुदा रही थी। इसके पास सच में इतने सारे पैसे आ गए। सबकी हैरान निगाहों के बीच जंग फान ने बहुत ही स्वैग के साथ एक पर्चा लिखा और उसे ले जाकर सीधे झू ग्यांत के मुंह पर दे मारा। ग्रीन क्लाउड्स एक्ट में पूरे 5 साल तक खाक छानने के बाद भी तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एक के पास पूरे 5,10,000 थे और दूसरे के पास सिर्फ 5 लाख। कौन ज्यादा तगड़ा है, ये साफ दिख रहा था। सरेआम लगी इस करारी लात ने झू ग्यांत का चेहरा गुस्से से एकदम हरा पीला कर दिया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और दहाड़ा, जंग फान, तेरी इस बदतमीजी का क्या मतलब है? जंग फान एक कातिलाना मुस्कान हंसा और उसने तेजी से लिखा, क्या मेरा मतलब तुम्हें साफ साफ समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम योरान को पाने के लिए मेरे से मुकाबला कर सको? इन शब्दों को देखकर जो सु योरान अभी तक एकदम उदास बैठी थी, उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और वो चमकती आंखों से जंग फान की तरफ देखने लगी। सु येनिंग को अचानक अंदर ही अंदर उससे थोड़ी जलन फील होने लगी। किसी के पास 5,10,000 होना एक अलग बात थी और उन सारे पैसों को अपनी मंगेतर के शगुन पर लुटाने के लिए तैयार रहना एकदम अलग बात। सु योरान के लिए अपनी सारी दौलत दाव पर लगा देना ये साफ दिखाता था कि जंग फान की लाइफ में उसकी क्या वैल्यू थी। ऐसा लग रहा था कि सु योरान को एक ऐसा मर्द मिल गया था जो सच में उसकी दिल से कद्र करता था। सु झेन येन के चेहरे पर भी एक बड़ी सी खुशी आ गई। भले ही उसे ये नहीं पता था कि जंग फान के पास इतने पैसे कहां से आए, पर अब वो पूरे हक से अपनी बेटी की शादी करवा सकता था। वांग यिंगफांग ने एक एक करके सारे नोटों को दोबारा चेक किया और जब यह कन्फर्म हो गया कि नोट असली है तो उसका चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया। आखिरकार उसने चिढ़कर उन सारे नोटों को हवा में बिखेर दिया और जंग फान को घूरते हुए चिल्लाई, 5,10,000 चांदी के सिक्के भी मेरे लिए कम है। मैंने पहले ही कहा था कि शगुन ऐसा होना चाहिए जो मुझे पूरी तरह खुश कर दे, और मैं इस चिंदी रकम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। समझ आया? सु फैमिली के लोग अब सारा खेल अच्छे से समझ चुके थे। बात यह नहीं थी कि वो इस शगुन से नाखुश थी। असली बात यह थी कि वो जंग फान से चिढ़ी हुई थी। वही 5 लाख का शगुन जब झू ग्यांत लाया था तब वो फूली नहीं समा रही थी, पर जब जंग फान उससे ज्यादा पैसे ले आया तो उसके सुर ही बदल गए थे। जंग फान पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। इसके उलट उसने एक और पर्चा लिख मारा। बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस चिंदी शगुन से बिल्कुल खुश नहीं हूं। ये 5 लाख के नोट मैंने तुम्हारे मुंह पर सिर्फ इसलिए मारे हैं
ताकि तुम्हें पता चल सके कि इन फालतू चीजों की इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को ब्याह कर ले जाने की कोई औकात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जैसी पैसों की भूखी औरत अपनी छोटी सोच के दायरे से थोड़ा बाहर निकलेगी और चंद हजार सिक्कों के चक्कर में अपना आपा नहीं खोएगी। सबकी सांसें अटक गई। उसने सरेआम वांग यिंगफांग की इज्जत का कचरा कर दिया था। ये तो थप्पड़ से भी ज्यादा खतरनाक बेइज्जती थी। जंगफान। वांग यिंगफांग की आंखें गुस्से से उबल पड़ी और वो पागलों की तरह चीखी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बोले कि मैंने पैसा नहीं देखा? जंगफान मुस्कुराया और लिखा, बिल्कुल, मैं तुम जैसी पैसों की लालची औरत की ही बात कर रहा हूं। 5,10,000 वाले को तो तुम ये बोल नहीं सकती, है ना? वांग यिंगफांग गुस्से में पागल हो गई और उसने जंगफान को तमाचा मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर सू झेन येन ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कड़क आवाज में डांटा, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्मया बाकी नहीं बची है? एक बड़े खानदान की बड़ी बहू होकर तुम सरेआम बाजारू औरतों की तरह हाथ उठा रही हो। वांग यिंगफांग हार मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में चिल्लाई, जंगफान, तेरे पास सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। अगर तू इन 2 दिनों में ऐसा शगुन लेकर नहीं आया जो मुझे पसंद आए, तो तू सु योरान से शादी करने के हसीन सपने देखना बंद कर दे। जंगफान ने बड़े ही शांत अंदाज में लिखा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर मेरा लाया शगुन तुम्हें खुश नहीं कर पाया, तो इस पूरी लोनली बोट सिटी में किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो योरान से शादी कर सके। बगल में खड़े झूक ज्ञान से अब इन बातों को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। जरा इसकी बड़ी बड़ी बातें तो देखो। झूक ज्ञांत ने एक हिकारत भरी हुंकार भरी, मैं इस लोनली बोट सिटी के तीसरे सबसे बड़े खानदान का यंग मास्टर हूं, ग्रीन क्लाउड सेक्ट का एक तगड़ा चेला हूं, और मैं तुझ जैसे निकम्मे से पीछे रह जाऊंगा? ठीक 2 दिन बाद मैं फिर से यहां शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। तुम बस देखते जाना कि सू योरान कैसे मेरी औरत बनती है। चलो यहां से। झू फैमिली के नौकर बड़े ही अजीब और शर्मिंदा चेहरे के साथ उन सोने चांदी के बक्सों को वापस उठाकर ले गए। झू फैमिली के महल में वापस पहुंचकर उसकी मां जांग यूको ने बड़े अचरज से पूछा, बेटा, तुम इन शगुन के बक्सों को वापस क्यों ले आए? झू ज्ञांत ने गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ वहां हुआ सारा कांड अपनी मां को सुना दिया। जांग यूको को तुरंत अपने लाडले बेटे के लिए बहुत बुरा लगा और वो भड़क उठी, क्या बकवास है? दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक अनाथ लड़का मेरे इतने होनहार बेटे का मुकाबला कैसे कर सकता है? बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, बात सिर्फ एक तगड़े शगुन की ही है ना? तेरी मां खुद तेरे लिए सबसे बेस्ट शगुन का इंतजाम करेगी। हमारी झू फैमिली की दौलत और पहुंच के सामने उस अनाथ की क्या बिसात? उसने तुरंत ऑर्डर दिया, ओएम मैनेजर, मेरे लिए कुछ कीमती गिफ्ट्स तैयार करो। कल मैं खुद चेन फैमिली के महल जाऊंगी। उनका वो टॉप ग्रेड वालाची कल्टीवेशन लिक्विड बहुत मुश्किल से मिलता है, पर अच्छी बात यह है कि मैं चेन फैमिली की बड़ी मालकिन की बहुत पुरानी सहेली हूं। हमारे लिए कुछ बोतलें खरीदना भला कौन सी बड़ी बात होगी? बेटा, कल तुम भी मेरे साथ चेन फैमिली के यहां चलना। झूक ज्ञांत ने अचानक बहुत हैरान होकर अपना सिर उठाया, क्या हमारी इस छोटी सी लोनली बोट सिटी में टॉप ग्रेड का ची कल्टीवेशन लिक्विड मिल रहा है? ग्रीन क्लाउड सेक्ट में तो सिर्फ सबसे धांसू और टॉप क्लास के चेलों को ही इसे यूज करने की इजाजत होती है। जांग यूको ने हामी भरते हुए कहा, हां, ये परसों से ही बिकना शुरू हुआ है, पर डेली सिर्फ 50 बोतलें ही बेची जाती है। बिना तगड़ी जुगाड़ और पहुंच के इसे खरीदना नामुमकिन है। जब हम इसे शगुन के तौर पर लेकर जाएंगे तो उस जंग नाम के लौंडे की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। झूक ज्ञांत के माथे पर बल पड़ गए। लेकिन मां, टॉप ग्रेड का ची कल्टीवेशन लिक्विड सिर्फ एक 2 स्टार मास्टर ही बना सकता है। क्या हमारी इस छोटी सी लोनली बोट सिटी में कोई 2 स्टार मास्टर पैदा हो गया है? ये कोई मजाक की बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम सब किसी बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए हो। एक 2 स्टार मास्टर की क्या वैल्यू होती है पता है? खुद ग्रीन क्लाउड सेक्ट के मैन हेड कोसों दूर से चलकर ऐसे बंदे से पर्सनली मिलने आते हैं।
ऐसा बड़ा वीआईपी बंदा इस छोटी सी लोनली बोट सिटी में भला क्यों रहेगा? उसकी इन बातों ने जांग युकू को भी सोच में डाल दिया, क्योंकि ग्रीन क्लाउड सेक्ट में खुद एक 2 स्टार मास्टर मौजूद था। इसलिए इस मामले में उसके बेटे की बात ज्यादा दम रखती थी। झू ज्ञांत एक घमंडी हंसी हंसा। असली सच क्या है, ये कल सुबह ही पता चल जाएगा। सु योरान ने अपने दोनों हाथों से अपना उदास चेहरा पकड़ रखा था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। फान, हमारे लिए हर चीज इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाती है? पहले वो लू जांग हमारी खुशियां छीनने के पीछे पड़ा था, जिससे तुमने कितनी मुश्किल से जीत हासिल की, और अब ये भारी भरकम शगुन का ड्रामा। शुक्र है कि चेन सिलिन मदद के लिए तैयार हो गई थी, पर अब ये झू ज्ञांत बीच में कूद पड़ा, जिसकी पहुंच और रुतबा बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके पीछे एकदम सन्नाटा था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो जंग फान एक बहुत ही सुंदर जादुई बोतल में से कुछ लिक्विड चाय के कप में पलट रहा था। उसने वो कप उसकी तरफ बढ़ाया। इसे पी जाओ। सु योरान ने थोड़े शक वाले चेहरे से देखा। ये क्या है? पीने के बाद खुद पता चल जाएगा। जंग फान मुस्कुराया। वो पीछे मुड़ा और एक कागज पर कुछ लिखने लगा। सु योरान ने बस एक पल के लिए सोचा और फिर बिना देर किए उसे एक ही घूंट में गटक गई। इस पूरी दुनिया में कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता था, पर जंग फान कभी नहीं। लेकिन जैसे ही वो जादुई लिक्विड उसके पेट के अंदर गया, वहां एक बहुत तेज हलचल शुरू हो गई, जिससे उसकी कल्टीवेशन वाली नसें बुरी तरह दर्द करने लगी। फान, ये क्या चीज है? सु योरान ने बेहद हैरान होकर पूछा। तभी जंग फान ने उसके हाथ में पहले से तैयार किए हुए कुछ पन्ने थमा दिए। इस पर जो मानसिक कल्टीवेशन विधि लिखी है, उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। मानसिक कल्टीवेशन विधि? सु योरान अच्छे से जानती थी कि ये चीजें कितनी ज्यादा कीमती होती है। सु फैमिली का इतना बड़ा नाम होने के बाद भी वे लोग जो विधि यूज करते थे, उसका कोई अतापता नहीं था। वो लो लेवल की भी नहीं थी। अपने पेट में होते हुए तेज दर्द को महसूस करते हुए उसने बिना एक पल गवाए तुरंत पालथी मारी और उस विधि के मुताबिक अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब आधे दिन के बाद अचानक सु योरान का सुंदर शरीर हल्का सा कांपा और उसके अंदर से एक बहुत ही तगड़ी जादुई पावर की लहर बाहर निकली। कल्टीवेशन की थर्ड लेयर। सु योरान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। फान, तुमने मुझसे ये किस चीज की प्रैक्टिस करवा दी? भला ये क्या हो सकता था? ये वही येलो लेवल की सबसे हाई क्लास वाली मानसिक कल्टीवेशन विधि थी, जिसका नाम प्योर विंड स्क्रिप्चर था। हालांकि इतने कम टाइम में उसे ये कामयाबी दिलाने के पीछे उस टॉप ग्रेड वाले ची कल्टीवेशन लिक्विड का हाथ था। ये सारी चीजें मेरे पिता मेरे लिए छोड़ गए थे। जंग फान ने एक और जादुई बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए लिखा। सु योरान को अब जाकर सारी बात समझ आई। कोई हैरान होने की बात नहीं थी कि जंग फान पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा कैसे बदल गया था। उसका कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके पास इतने सारे पैसे आ गए थे और उसके पास इतनी धांसू कल्टीवेशन विधि थी। उसने दोबारा वो कप उठाया, उस कल्टीवेशन लिक्विड की पूरी बोतल को एक ही सांस में खाली किया और फिर से आंखें बंद करके अपनी प्रैक्टिस में डूब गई। जंग फान ने भी एक बोतल खुद गटक ली और उसके बगल में बैठकर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगा। अगली सुबह जब उसने देखा कि सु योरान अभी भी ध्यान में बैठी हुई है, तो जंग फान ने चुपके से नया तैयार किया हुआ कल्टीवेशन लिक्विड पैक किया और चेन फैमिली के महल की तरफ निकल गया। सीनियर, आप इतनी जल्दी आ गए। जैसे ही वो महल के गेट पर पहुंचा, मैनेजर ने उसे देखते हुए बहुत ही इज्जत के साथ कहा, हमारी मिस अभी गोदाम की सफाई करने में बहुत बिजी है। मैं आपको गेस्ट रूम में ले चलता हूं। आप वहां आराम कीजिए और मैं तुरंत मिस को इन्फॉर्म करता हूं। इतने ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सीधे उसके पास ही ले चलो। इस तरह चेन फैमिली के उस बड़े गोदाम के सामने जंग फान ने देखा कि चेन सिलिन अपनी पतली कमर झुकाए जमीन पर रखी अलग अलग जड़ी बूटियों को बहुत ध्यान से गिन रही थी। उसने गुलाबी रंग का टॉप
और नीले रंग का एक लंबा स्कर्ट पहन रखा था। उसका ये सादगी भरा लुक उसे बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव बना रहा था। उसका पूरा नितंब उस लंबे स्कर्ट से चिपका हुआ था, जिससे उसके शरीर का निचला हिस्सा एकदम दो पके हुए आड़ू की पंखुड़ियों की तरह उभर कर दिख रहा था। मिस, सीनियर आ चुके हैं, मैनेजर ने दूर से ही आवाज देकर याद दिलाया। चेन सिलिन झटके से खड़ी हुई, अपनी गर्दन घुमाई और हड़बड़ाहट में उसके मुंह से जंग फान का नाम निकलते निकलते रह गया। शुक्र है कि उसने सही टाइम पर खुद को संभाल लिया और तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोली, सीनियर, आप आ गए। जंग फान ने जमीन पर बिखरे हुए उस सारे सामान को देखा और पूछा, ये सब क्या चीजें हैं? चेन सिलिन इधर उधर काम करने की वजह से थोड़ी थक गई थी। उसका सुंदर चेहरा एकदम लाल हो चुका था, जिससे उसकी स्किन आड़ू के खिले हुए फूलों जैसी चमक रही थी। उसने जवाब देते हुए कहा, सीनियर को रिपोर्ट कर रही हूं। ये कुछ ऐसे कल्टीवेशन के सामान और जड़ी बूटियां हैं जिनकी डेट निकल चुकी है या जो बाजार में बिक नहीं रही है। इन्हें या तो फेंकना पड़ेगा या फिर बहुत ही औने पौने दाम पर बेचना होगा। अच्छा, ऐसा है। जंग फान ने एक नजर घुमाकर देखा। वो सारा सामान वजन में कम से कम कई सौ पाउंड का होगा और वे सारे के सारे जादुई पावर से लबालब भरे हुए थे। एकदम आकाश और धरती के अनमोल खजाने। इन्हें ऐसे ही कचरे में फेंक देना बहुत बड़े नुकसान की बात होती। तभी अचानक जंग फान की नजर वहां रखे एक पुराने नक्काशीदार डिब्बे पर पड़ी, जिसके अंदर एक सूखी लकड़ी रखी थी। उस पर सोयाबीन के दाने के साइज के कई सारे एकदम आग जैसे लाल रंग के फल उगे हुए थे। ओहो! जंग फान ने उस डिब्बे को अपने हाथ में उठाया और कुछ देर तक उसे बहुत ही ध्यान से देखते हुए बोला, ये तो असल में फॉगेट रिवर बीन्स है। क्या तुम सच में इतने अनमोल खजाने को कचरे के भाव फेंकने वाली हो? हमारे जादुई कल्टीवेशन के ग्रंथों में एक 3rd ग्रेड की स्पेशल गोली का जिक्र है, जिसका नाम ब्यूटी रिस्टोर पिल है। वो गोली सफेद बालों को हमेशा के लिए काला कर सकती है और बूढ़ी स्किन को फिर से जवान बना सकती है। एक ऐसा खजाना जिसके सपने हर औरत देखती है, लेकिन उसे बनाने का जो सबसे मेन सामान है, यानी ये फॉगेट रिवर बीन, वो पूरी दुनिया में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये असल में फॉगेट रिवर नाम के एक दैत्य के बुढ़ापे के आंसुओं से जमकर बनता है, जब वो अपने पुराने दिनों को याद करके रोता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन फैमिली के पास ऐसी दुर्लभ चीज मिल जाएगी। सीनियर का ज्ञान तो बहुत ही कमाल का है, जो आपने एक नजर में फॉगेट रिवर बीन्स को पहचान लिया। चेन सिलिन के शरीर से एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो उसके पास आई और चोगे में छिपे हुए जंग फान को अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए बहुत ही मीठे सुर में बोली, मेरे दादाजी ने अपने जवानी के दिनों में एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ी की चोटी पर इसे ढूंढा था। बहुत सारे पुराने ग्रंथों और किताबों को खंगालने के बाद उन्हें पता चला था कि ये फॉगेट रिवर बीन है, जो पौराणिक ब्यूटी रिस्टोर पिल को बनाने का सबसे मेन सामान है। पर अफसोस की बात यह है कि वो एक 3rd ग्रेड की जादुई गोली है और हमारे पूरे इलाके में कोई भी ऐसा मास्टर नहीं है जो इसे तैयार कर सके। एक 2nd ग्रेड का मास्टर ही हमारे लिए भगवान की तरह होता है, तो फिर उस पौराणिक 3rd ग्रेड के मास्टर की तो बात ही क्या करना। हमारी चेन फैमिली को ऐसा वीआईपी बंदा भला कहाँ मिलेगा? हमारे पास ये फॉगेट रिवर बीन्स पिछले कई दशकों से एक छिपे हुए खजाने की तरह बस धूल खा रही है, क्योंकि हमारे पास कोई मास्टर नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसे सस्ते में बेचकर फुर्सत पाऊं। इसे बेच दोगी? जंग फान का मुंह ये सुनकर बुरी तरह टेढ़ा हो गया। कितनी ज्यादा नासमझी है। जब तुम इसे बेचना ही चाहती हो तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? मैं इसे एक बहुत ही शानदार ब्यूटी रिस्टोर पिल में बदल दूंगा और इसके बदले में मुआवजे के तौर पर एक गोली तुम्हें दे दूंगा। इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर चेन सिलिन ने अपनी साफ और सुंदर आंखें झपकाई और उसे याद दिलाते हुए बोली, सीनियर, वो ब्यूटी रिस्टोर पिल एक 3rd ग्रेड की जादुई गोली है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक 3rd ग्रेड का मास्टर ही बना सकता है। जंग फान ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, तो उसमें भला क्या दिक्कत है?
ये सुनते ही चेन सिलिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने सुंदर होठों पर हाथ रख लिया और हैरान होकर चीखी, तुम एक थर्ड ग्रेड के मास्टर हो। एक सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के मास्टर में भले ही सिर्फ एक लेवल का अंतर होता है, पर उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ग्रीन क्लाउड सेक्ट के मैन हेड खुद उस सेकंड ग्रेड के मास्टर को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, जिसे उन्होंने अपने यहां काम पर रखा है। पर अगर सामने वाला बंदा सीधे थर्ड ग्रेड का मास्टर निकल जाए, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि खुद सेक्ट के राजा उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएंगे। जंग फान सच में एक थर्ड ग्रेड का मास्टर था। उसे इस बात पर यकीन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जंग फान ने कहा, जब मैं इसे बनाना शुरू करूंगा तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। अभी के लिए मुझे एक एकदम शांत और खुफिया कमरा तैयार करके दो। चेन सिलिन तुरंत अपनी सोच से बाहर आई और तेजी से रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ी। इस गोदाम के ठीक बगल में एक खुफिया कमरा है। जंग फान ने सिर हिलाया। उसने कल रात को तैयार की हुई 40 बोतलें टॉप ग्रेड ची कल्टीवेशन लिक्विड की उसके हाथ में थमाई और उस खुफिया कमरे के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसे खुद भी अपने मास्टर वाले लेवल का पूरा अंदाजा नहीं था, पर जिस तरह उसने इतनी आसानी से टॉप ग्रेड कल्टीवेशन लिक्विड बना लिया था, जो उसके पिता के लेवल से भी ऊपर था, जो खुद सेकंड ग्रेड के मास्टर थे, उस हिसाब से इस गोली को तैयार करना उसके लिए कोई बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं होना चाहिए था। पूरे कौतूहल के साथ उसने उसे बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। ठीक उसी टाइम पर जांग यूकू और झू ग्यांत चेन फैमिली की बड़ी मालकिन लियू किम के साथ उसी गोदाम के पास पहुंचे। सिलिन, जल्दी इधर आओ और यंग मास्टर झू से मिलो। उस खुफिया कमरे के गेट पर खड़ी चेन सिलिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने बस दूर से ही अपना सिर झुकाया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, ताकि अंदर बैठे जंग फान को कोई डिस्टरबेंस न हो, आंटी झू, यंग मास्टर झू, मैं वहां चलकर आपसे नहीं मिल सकती। प्लीज मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दीजिएगा। ये बर्ताव देखकर लियू किम के माथे पर बल पड़ गए। झू ग्यांत ग्रीन क्लाउड सेक्ट का एक बहुत ही रसूखदार चेला था। वो खुद चलकर उनके घर आया था, तो उसका इस तरह एरे गिरे की तरह स्वागत कैसे किया जा सकता था? सिलिन, बदतमीजी मत करो। यंग मास्टर झू को इज्जत देने से ज्यादा जरूरी भला तुम्हारे लिए क्या काम हो सकता है? झू ग्यांत इस बीच चेन सिलिन को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से ताड़ रहा था। उसका वो प्यारा और मासूम चेहरा और उसका वो कातिलाना फिगर देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। भले ही वो सु योरान जितनी ज्यादा अप्सरा नहीं थी, पर वो भी एक ऐसी कयामत थी जिसे कोई भी मर्द मना नहीं कर सकता था। उसने बहुत ही शालीन बनते हुए कहा, मिस चेन, आप यहां क्या कर रही हैं? उसने उस खुफिया कमरे की तरफ देखा जिसकी वो रखवाली कर रही थी। वो बस बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। ग्रीन क्लाउड सेक्ट के चेले के सामने चेन सिलिन भी ज्यादा अकड़ नहीं दिखा सकती थी, इसलिए उसने सच बताते हुए कहा, मैं आपको सच बता दूं यंग मास्टर झू, अंदर एक बहुत ही बड़े मास्टर सीनियर हमारे लिए कुछ खास जादुई गोलियां तैयार कर रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपसे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकती। कहीं मेरी वजह से सीनियर के काम में कोई खलल न पड़ जाए। मास्टर सीनियर, यह सुनकर झू ज्ञान के होठों पर एक टेढ़ी और घमंडी मुस्कान आ गई। क्या कमाल का इत्तेफाक है। ठीक है, चलो आज मैं ही इस पाखंडी और नकली मास्टर का भंडाफोड़ करके इसके चेहरे से नकाब हटाता हूं, जो मेरे सामने यानी खुद झू ज्ञान के सामने इतनी बड़ी बड़ी हाकने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं उसकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। वो असल में चेन सिलिन के सामने अपना स्वैग दिखाना चाहता था। झू ज्ञांत ने बहुत ही शान से अपनी जेब से टॉप ग्रेड ची कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल निकाली। उसने डींगे हाँकते हुए कहा, ये एकदम असली और नंबर 1 क्वालिटी का टॉप ग्रेड ची कल्टीवेशन लिक्विड है, जिसे खुद ग्रीन क्लाउड सेक्ट के उस सेकंड ग्रेड के मास्टर ने खास तौर पर मुझे इनाम में दिया था। मैं आज तक इसे पीने से बचता रहा हूं ताकि इसे संभाल कर रख सकूं, पर आज मिस चेन को किसी बड़े धोखे से बचाने के लिए मैं इस कीमती माल को यूज करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।
धोखे से बचाने के लिए चेन सिलिन के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसकी मां लियू किम ने बहुत ही फिक्र जताते हुए उसे समझाया, सिलिन, यंग मास्टर झू अभी मुझे बता रहे थे कि हमारी चेन फैमिली जिस सेकंड ग्रेड के मास्टर से मिली है वो पक्का कोई ढोंगी और नकली इंसान हो सकता है। मैं भी पूरी रात से यही सोच रही हूं कि इतना बड़ा सेकंड ग्रेड का मास्टर हमारी इस छोटी सी लोनली बोट सिटी में भला क्यों आकर छिपेगा। अगर तुम अंदर वाले मास्टर का बनाया हुआ कल्टीवेशन लिक्विड बाहर निकालो और हम उसे इस असली माल से मैच करके देखें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो असली है या नकली। जंग फान पर इस तरह शक किए जाने पर चेन सिलिन को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो बोली, मैं यंग मास्टर झू की इस अच्छी सोच की कद्र करती हूं, पर मेरे पास इतनी समझ है कि मैं खुद देखकर पहचान सकती हूं कि कौन सा कल्टीवेशन लिक्विड असली है और कौन सा नकली। भले ही मैं उम्र में छोटी और नासमझ हूं, पर हमारा मैनेजर तो कोई इतनी बड़ी भूल नहीं करेगा, है ना? और जिन बड़े बड़े रईसों ने हमसे ये कल्टीवेशन लिक्विड खरीदा है वे सब भी इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं होंगे कि नकली माल ले जाएं। बिल्कुल सही कहा। झू ज्ञात का लहजा अब और ज्यादा गंभीर हो गया। मिस चेन, जो बात आपको नहीं पता है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से ग्रीन क्लाउड सेक्ट के पूरे इलाके में नकली टॉप ग्रेड कल्टीवेशन लिक्विड का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ये सब पक्का ब्लड बैट पैलेस के गुंडों का काम है। वे लोग भोले भाले कल्टीवेटर्स को ठगने और उनके पैसे ऐंठने के लिए बहुत बड़े लेवल पर ये नकली माल तैयार कर रहे हैं। ये दवा न सिर्फ पूरी तरह बेअसर है बल्कि इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक जहर मिला हुआ है जिसकी वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आपकी चेन फैमिली उनके झांसे में आ गई और आपने ये नकली माल बाजार में बेच दिया जिससे लोगों की जान चली गई तो इसका जो अंजाम होगा वो आपकी सोच से भी बाहर है। ये बात सुनते ही चेन सिलिन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका भरोसा अब थोड़ा सा डगमगाने लगा था। झू ज्ञात ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस चेन, अब बिल्कुल भी देर मत करो। उस ढोंगी मास्टर का बनाया हुआ कल्टीवेशन लिक्विड बाहर निकालो और उसे मेरे इस असली माल के बगल में रखकर मैच करो।